गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बच्चों हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं कैपिटल गेन्स। 8 चैप्टर है ये हमारा। इसमें हम सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 45 टू 55। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ चार्ज, जिसमें हम सीखेंगे कि कौन सी इनकम इस हेड में चार्जेबल हो। सेक्शन 45 सब सेक्शन 1। बच्चों, अगर मुझसे कोई कहे कि आप ये बताओ कौन सी इनकम कैपिटल गेन हेड्स में चार्जेबल होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा 3 कंडीशन है। अगर वो सेटिस्फाई होती है तभी इनकम कैपिटल गेन हेड में चार्जेबल होगी। पहले नंबर पे कैपिटल एसेट होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे वो कैपिटल एसेट ट्रांसफर की गई हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अभी हम मीनिंग सीखेंगे कैपिटल एसेट किसको बोलते हैं कैपिटल गेन पर्पजेस के। सेकंड नंबर पे वो एसेट ट्रांसफर हुई हो तो ट्रांसफर का मीनिंग क्या है, और देयर मस्ट बी प्रॉफिट और लॉस ऑन सच ट्रांसफर। ये जो आपने अभी ट्रांसफर किया है इसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो उस प्रॉफिट और लॉस को कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस बोलेंगे। तो एक बार पहले लैंग्वेज में लिखते हैं जिस तरह से लिखा है वहां। ऐसे लिखा है बच्चों बेसिस ऑफ चार्ज में, एनी प्रॉफिट्स और गेन्स। हम ना हमेशा पॉजिटिव वर्ड लिखते हैं। गेन की जगह लॉस आ गया तो वो कैपिटल लॉस ही बोला जाएगा, लेकिन वर्ड क्या यूज हुआ, प्रॉफिट। तो एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। अभी बच्चों मीनिंग समझ आ जाएगा कि कैपिटल एसेट किसको कहते हैं। अफेक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो आपने ट्रांसफर किया ना ट्रांजेक्शन, वो प्रीवियस ईयर में की गई है। ट्रांसफर का मीनिंग भी समझना है। शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा ना उसको कैपिटल गेन हेड में चार्जेबल कर दिया जाएगा। कंडीशन ये है कि सबसे पहले कैपिटल एसेट हो और वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्रांसफर हुई। इसको एसेंशियल कंडीशन में बोलते हैं, एसेंशियल कंडीशन। तो आप यहाँ 3 ही लिखने वाले। फर्स्ट, देयर मस्ट बी ए कैपिटल एसेट। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, कैपिटल एसेट। तो डिफाइन कर रखा है कैपिटल एसेट किसको कहते हैं। द कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और इस कैपिटल एसेट को आपने प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर किया हो। तो फिर तीसरी शर्त है बच्चों कि उसके ऊपर प्रॉफिट या गेन होना चाहिए। देयर मस्ट बी प्रॉफिट्स और गेन्स ऑन सच ट्रांसफर, और उसी को हम कहेंगे विच इज चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। वही अमाउंट कैपिटल गेन हेड में चार्जेबल होता है। तो हम सबसे पहले क्या सीखना चाहते हैं कि कैपिटल एसेट बोलते किसको है, और या फिर कैपिटल एसेट में टाइप होती है बच्चों, 2 टाइप की होती है कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। ये दोनों चीजें पहले हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीख क्या रहे हैं, कैपिटल एसेट का मीनिंग। डेफिनेशन दे रखी है बच्चों कैपिटल एसेट। बच्चों 3 पॉइंट में इसकी डेफिनेशन को दे रखा है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन असेसी, वेदर और नॉट। जरूरी नहीं है कि कैपिटल एसेट वही होगी जो बिजनेस से कनेक्टेड है, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। बच्चों मैं पहले समझाता हूं, आप ध्यान देना। उन्होंने इस तरह से दिया है प्रॉपर्टी किसी भी तरह की। इसमें किसी भी तरह से कोई पूछे तो क्या कहोगे आप, मूवेबल और इमूवेबल, दोनों में से कोई भी हो। टेंजिबल इंटेंजिबल कोई भी हो। फिक्स करंट कोई भी हो। जो भी एसएससी के पास है
चाहे उसके बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं है। जैसे मान लो ज्वेलरी है, अब वो ज्वेलरी तो हमारी पर्सनल एसेट है। आपका मकान है, वो आप जिसमें रहते हो, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, वो तो आपकी पर्सनल एसेट है, बिजनेस से अटैच थोड़ा है। उसके बावजूद बच्चों को कैपिटल एसेट होती है। तो ये डेफिनेशन में उन्होंने अप्रोक्सीमेटली सब कवर कर लिया। तो क्वेश्चन आता है फिर रह क्या गया, तो वो एक्सक्लूजन में पढ़ेंगे कि जिसको उन्होंने कहा कि इन इन चीजों को कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। सेकंड नंबर पे है बच्चों, यहाँ ना जो मैं बी पॉइंट बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड पहले मुझे एक बात समझानी है। मेरे से कोई पूछे कि क्या स्टॉक इन ट्रेड जिसमें बिजनेस डील करता है, क्या उसको कैपिटल एसेट माना जाता है, तो आंसर है नो। हम एक्सक्लूजन में सबसे पहला पॉइंट यही पढ़ेंगे कि बिजनेसमैन जिन गुड्स में डील करता है, वो स्टॉक जो 31 मार्च को उसके पास पड़ा है, वो कैपिटल एसेट नहीं है। एसेट तो है बिजनेस की, लेकिन क्या नहीं है, कैपिटल एसेट नहीं है। कैपिटल गेन पर्पस से क्वेश्चन आता है, क्यों? क्योंकि जब हम उसको बेचेंगे तो उसके ऊपर बिजनेस इनकम अराइज होगी, कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है बच्चों, जो हमारे पास स्टॉक के तौर पर चीज पड़ी होती है ना, हम स्टॉक को कैटेगराइज करते हैं करंट एसेट में कि विद इन 1 ईयर हमारी कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए जब हम पीजीबीपी हेड पढ़ते हैं तो हम इंडेक्सेशन के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं पढ़ते। इंडेक्सेशन का मतलब होता है महंगाई के हिसाब से कॉस्ट को इन्फ्लेट कर देना। मतलब अभी इसमें आएगा डिटेल, लेकिन अभी माइनर सा आप ऐसे समझ लो कि एक पर्सन ने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, लैंड प्लॉट, आज से 15 साल पहले उसके पास एक्स्ट्रा पैसे थे, सरप्लस पैसों से उसने वो प्लॉट परचेज कर लिया 30 लाख रुपीस का। और आज बच्चों 15 साल बाद वो प्लॉट उसका सेल हो रहा है 80 लाख रुपीस में। तो अगर कोई उसको कहे कि 80 लाख माइनस 30 लाख आपको 50 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो वो कहेगा 15 साल पहले के 30 लाख रुपए हैं, आज के 30 लाख थोड़ा है। इन्फ्लेशन के कारण आप समझो रियल टर्म्स में मनी की वैल्यू भी तो डाउन हो रही है, और गवर्नमेंट भी इस चीज को समझती है। तो गवर्नमेंट पहले उस अमाउंट का इंडेक्सेशन करती है, उसको आज की वैल्यू पर लाएगी, फिर 80 लाख में से उसको लेस करके कैपिटल गेन या लॉस कैलकुलेट किया जाएगा। इंडेक्सेशन बोलते हैं, लेकिन वो फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एसेट के केस में है, जब कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म होती है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो इन्वेस्टर लोग होते हैं, जो शेयर्स परचेज करते हैं, शेयर्स भी कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आती है। जो लोग शेयर्स परचेज करते हैं बच्चों, अब एक तो शेयर्स में परचेज कर रहा हूं जस्ट इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो वो मेरी कैपिटल एसेट है। लेकिन जिसका काम ही शेयर्स में डील करना है, मतलब उनका काम ही सिंगल यही है, शेयर्स खरीदना बेचना, उनके पास शेयर स्टॉक इन ट्रेड की तरह होते हैं, तो उनके केस में गवर्नमेंट कहती है बिजनेस इनकम आएगी। लेकिन जो हमारे यहाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जो बाहर के इंस्टीट्यूशन है, जो इंडियन शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो लंबे टाइम से कह रहे थे, गवर्नमेंट को सजेशन दे रहे थे कि आप हमारे इन शेयर्स को कैपिटल एसेट ही रहने दो, ताकि हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिले। क्योंकि आप देखो ना, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब उसका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा नहीं होगा, वो करंट एसेट है। और शेयर तो लोग लंबे टाइम के लिए खरीद के रखते हैं, कई कई शेयर तो वही 15 साल पहले खरीदे थे, आज बेच रहे हैं। और गवर्नमेंट अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देगी तो अच्छा खासा कैपिटल गेन होगा। तो वो लोग चाहते थे कि हमारे इसको किस में कैटेगराइज किया जाए, कैपिटल एसेट में कैटेगराइज किया जाए। तो गवर्नमेंट ने उनके सजेशन को माना और इसको भी कैपिटल एसेट माना। तो क्या बोलते हैं हम ऐसे, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मैं पहले आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब समझाता हूं क्या होता है। अगर बच्चों आज मैं अपनी पॉकेट से किसी कंपनी के शेयर खरीदूं 1 लाख रुपए के या 1 करोड़ रुपए के, तो मुझे एक रिटेल इन्वेस्टर बोला जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर का मतलब जो अपने लिए परचेज कर रहा है अपने ही पैसों से। लेकिन अगर कोई बड़ा बैंक, LIC ऐसे ही किसी कंपनी के शेयर परचेज करे, तो उसको रिटेल इन्वेस्टर नहीं बोला जाता। दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कि वो एक बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसके पास सरप्लस पैसे होते हैं, जिससे उन्होंने क्या किया है, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज किए। क्योंकि उन लोगों के पास लोगों के डिपॉजिट होते हैं, अब लोगों के डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर रिटर्न भी तो कमानी है। तो वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तो उनको रिटेल इन्वेस्टर नहीं कहते, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं। तो सिमिलरली बाहर का कोई बैंक, बाहर की कोई इंश्योरेंस कंपनी
हमारे यहाँ किसी कंपनी के शेयर परचेज करती है तो उसको क्या बोला जाएगा? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्योंकि हमें उन फंड की बहुत नीड होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके सजेशन को माना और कहा कि कोई भी सिक्योरिटी अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है, जो कि उन्होंने इन्वेस्ट की थी सिक्योरिटीज में सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, उस केस में उसको भी क्या माना जाएगा? कैपिटल एसेट, ताकि उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट पास हो। FII शॉर्ट में बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विच हैज इन्वेस्टेड in such securities in accordance with SEBI regulations। अब बच्चों तीसरा पॉइंट बताना है, बड़े ध्यान से समझेंगे कैसे है। बच्चों पहले ना हमारे यहाँ अगर हम इक्विटी शेयर्स परचेज करते थे ना लिस्टेड 2018 से पहले, तो आप समझो उसके ऊपर आपका कोई टैक्स ही नहीं बनता, क्योंकि गवर्नमेंट उसके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 1038 के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट करती है। इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर मार्केट में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि उससे क्या होगा, मार्केट में पैसा आएगा, कंपनियां IPO लाएंगी और जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ग्रोथ होगी हमारी। लेकिन परमानेंटली अगर गवर्नमेंट को वहां से टैक्स नहीं मिलेगा तो फिर गवर्नमेंट को क्या फायदा है? तो गवर्नमेंट ने 2018 के बाद क्या किया कि अगर आप इक्विटी शेयर्स भी परचेज करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। सिमिलरली बच्चों यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, कि मैंने अपना इंश्योरेंस कराया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा हूं, उस प्रीमियम का पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास जो गया, कंपनी उससे यूनिट्स परचेज करती है। तो गवर्नमेंट ने पहले इसको कर रखा था एग्जाम्प्ट, बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको कैपिटल एसेट में कैटेगराइज किया। कब? जब प्रीमियम का अमाउंट ना एनुअली होता है, एनुअल जो प्रीमियम का अमाउंट है वो एक्सीड कर जाए ₹2,50,000। हमने ना बच्चों पहले 1010D, ये बच्चों हमने ना आगे जाकर एग्जाम्पशन पढ़नी है 1010D, कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम जो हम पे करते हैं उसकी हमें 80C की डिडक्शन मिलती है, पर जब मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि अगर प्रीमियम का अमाउंट 2,50,000 से ज्यादा हुआ और ये यूलिप आपने लिया है 1 फरवरी 2021 या उसके बाद की पॉलिसी है, जो आप पॉलिसी ले रहे हो वो 1 फरवरी 2, अगर आप पहले से इनरोल्ड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका एग्जाम्प्ट ही रहेगा। 1 फरवरी 2021 के बाद आप यूलिप ले रहे हो, प्रीमियम का अमाउंट 2,50,000 से ज्यादा है, तो उस केस में उस यूलिप को कैपिटल एसेट माना जाएगा। तो जब मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो सेल कंसिडरेशन माना जाएगा और उसका आपका इंडेक्सेशन, उस केस में उसके ऊपर कैपिटल गेन या लॉस आएगा। मैं पहले एक बार लैंग्वेज समझाता हूं आपको किस तरह से लिख रखी है, फिर उसको डिटेल करेंगे। ऐसे लिखा है बच्चों, एनी यूलिप, यूलिप बोलते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। यूनिट लिंक्ड इसलिए क्योंकि आप जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं वो उससे यूनिट्स परचेज करते। इशूड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021 to which exemption under section 1010D does not apply, उस पर अप्लाई नहीं होगी। हालांकि वही पैसा अगर डेथ के टाइम पे मिलता है ना लीगल ईयर्स को, तो उनके केस में एग्जम्पशन कंटिन्यू रहेगी। तो एनी यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021 टू विच एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010D डज नॉट अप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ, क्यों नहीं अप्लाई हो रही वो एग्जम्पशन? फर्स्ट, जो प्रीमियम पेएबल है वो 2,50,000 से ज्यादा है, प्रीमियम पेएबल exceeding ₹2,50,000 for any of the previous year, किसी भी प्रीवियस ईयर में बच्चों, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच पॉलिसी। क्वेश्चन आता है कि किसी ने एक से ज्यादा यूलिप ले रखे हो, तो मान लो एक पर्सन ने एक से ज्यादा यूलिप ले रखे, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो सेम पैन के अंडर आपका जो परमानेंट अकाउंट नंबर है, आप एक इन्वेस्टर हो, तो सेम पैन के अंदर जितनी भी आपके यूलिप है
उनमें जो आपका प्रीमियम पे कर उसमें जो आपका प्रीमियम पे हो रहा है उसका अगर एग्रीगेट अमाउंट 250 से ज्यादा है तो वो सारी की सारी पॉलिसी आपकी कैपिटल एसेट में कैटेगराइज होगी, उसके ऊपर कैपिटल गेन या लॉस कैलकुलेट होगा। तो क्या लिखता है, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम exceeding rupees 2,50,000 in any of the previous year during the term of any such ULIPs। ये बच्चों आपने ध्यान रखना है। अब बच्चों ये तीन चीजें अगर हमसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कैपिटल एसेट, तो हम कहेंगे जो पहला पॉइंट है उससे तो लगता है सब कुछ ही कैपिटल एसेट है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि किन चीजों को एक्सक्लूड किया जा रहा है, कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, एक्सक्लूजन बोलते हैं बच्चों हम फ्रॉम कैपिटल एसेट। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे बच्चों, एनी स्टॉक इन ट्रेड, लेकिन उसके साथ याद रखेंगे किसको छोड़कर, जो अभी ये बोला है ना, ये बी, अदर देन उसको नहीं लेंगे। मेंशन अबो कि अगर आप एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, आप सिक्योरिटीज परचेज करते हैं सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो उस केस में उस सिक्योरिटी को कैपिटल एसेट माना जाएगा, भले ही वो एफआईआई के लिए स्टॉक इन ट्रेड क्यों नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट ने उसको कहा हम आपको वो बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, कोई और पर्सन है, तो उन सब के लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है जिसमें वो डील कर रहा है और बिजनेस इनकम अराइज हो, तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। तो एनी स्टॉक इन ट्रेड कंज्यूमेबल स्टोर्स, क्योंकि जब आपने इन्वेंट्री पढ़ा है ना बच्चों, तो उसमें यही पढ़ा है कि उसमें कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल, ये सब आ जाते हैं इन्वेंट्री के मीनिंग। हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, आप अपने बिजनेस और प्रोफेशन, क्योंकि उसी में तो स्टॉक इन ट्रेड होगा ना, के लिए जो स्टॉक रखकर बैठे, आपने याद रखना है कि उसके ऊपर जो इनकम आएगी सेल करने पर वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। तो आप कहेंगे एज दीज विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो ये जो बी है वो ऊपर हमने मेंशन कर ही दिया है। सेकंड पॉइंट बच्चों, अगर मेरे से कोई पूछे और क्या नहीं होती कैपिटल एसेट, तो मैं कहूंगा पर्सनल इफेक्ट। मैं रीजन भी बताऊंगा कि क्यों गवर्नमेंट ने इसको एक्सक्लूड किया। पर्सनल इफेक्ट का मतलब होता है पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे मान लो मेरे पास पर्सनल कार है, बिजनेस की नहीं अपनी, तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। जैसे कोई पूछे क्यों नहीं है कैपिटल एसेट, मैंने कहा गवर्नमेंट ने पर्सनल इफेक्ट्स को कैपिटल एसेट के मीनिंग से बाहर कर रखा है। मूवेबल प्रॉपर्टी जो आपके पर्सनल पर्पस के लिए, दैट इज कवर्ड अंडर पर्सनल इफेक्ट्स। इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, अगर आपका अपना पर्सनल मकान है जिसको आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, उसके बावजूद वो कैपिटल एसेट है। और अभी इसमें कुछ है मूवेबल प्रॉपर्टी जो पर्सनल होने के बावजूद गवर्नमेंट कहती है हम उनको कैपिटल एसेट मानेंगे। तो उनको क्यों लिया, पहले उनका मीनिंग समझ लेते हैं कि उसमें क्या क्या है। तो मैं बच्चों पहले यहां तक आपको पढ़ाना चाहता हूं बुकिश लैंग्वेज में। ये हमने जो पढ़ा है बेसिस ऑफ चार्ज, सेक्शन 45(1), एनी प्रॉफिट और गेन्स arising from transfer of capital asset affected in the previous year shall be chargeable to income tax under the head capital gain and shall be deemed to be the income of previous year in which transfer took place। जिस ईयर आपने एसेट ट्रांसफर किया है, उस कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पे जो प्रॉफिट लॉस हुआ है वो उस ईयर के लिए क्या, उस ईयर में किस हेड में टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन हेड में, उस ईयर की इनकम माना जाएगा। द फॉलोइंग आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर टैक्सिंग कैपिटल गेन। सबसे पहले क्या होना चाहिए, कैपिटल एसेट। सेकंड नंबर पे क्या होनी चाहिए, कैपिटल एसेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और थर्ड नंबर पे देयर मस्ट बी प्रॉफिट और गेन्स ऑन सच ट्रांसफर व्हिच विल बी नोन एज कैपिटल गेन। इसके बाद बच्चों कैपिटल एसेट का मीनिंग दे रखा है। कैपिटल एसेट मींस, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। फर्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। सेकंड नंबर पे एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई
which has invested in such security in accordance with SEBI regulation। और थर्ड नंबर पे बच्चों, any ULIP issued on or after 1st February 2021 to which exemption under section 1010D does not apply on account of first premium payable exceeding 250 for any of the previous year during the terms of such policy। और सेकंड नंबर पे द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम, अगर एक से ज्यादा यूलिप वाली पॉलिसी ले रखी है तो एग्रीगेट अमाउंट किसी भी प्रीवियस ईयर में 2,50,000 से ज्यादा है during the term of any such ULIP in a case where premium is payable by a person more than one ULIP issued on or after 1st February 2021। तो अगर ज्यादा पे कर रहे हैं तो उसको क्या माना जाएगा? कैपिटल एसेट माना जाएगा। तो कैपिटल एसेट के मीनिंग में तीन चीजें इन्होंने डाली है। अब एक्सक्लूजन, पहली चीज किसको एक्सक्लूड करेंगे? स्टॉक इन ट्रेड को, लेकिन क्लियर कर दिया अदर देन सिक्योरिटी रेफर टू इन बी अबव। उसमें कौन सी आती है? देखो ऐसे लिख रखा है, इवन इफ नेचर ऑफ सिक्योरिटी मेंशन इन बी अबव in the hands of foreign portfolio investor is stock in trade, the same would be treated as capital asset and profit on transfer would be taxable as capital gain। तो कैपिटल एसेट माना जाएगा, उसके ऊपर बिजनेस इनकम नहीं आएगी, लेकिन उसके अलावा स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल held for the purpose of his business or profession as these will be taxed under the head PGBP। और इसके बाद बच्चों पर्सनल इफेक्ट्स भी क्या नहीं होते? कैपिटल एसेट नहीं होते। तो एक बार यहीं से पढ़ते हैं, डेट इज टू से मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वीयरिंग एपरेल एंड फर्नीचर, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो फर्नीचर है घर में हमारे, इसके अलावा मोटर कार, ये सब चीजें क्या हैं? पर्सनल इफेक्ट्स। डज नॉट कवर्ड इन कैपिटल एसेट held for personal use by the assessee or any member of his family dependent on him। However, the following assets shall not be treated as personal effect, so these are movable and may be held for personal use। गवर्नमेंट ने कहा कि इनको तो हम कैपिटल एसेट मानेंगे। बच्चों, जब हमने अदर सोर्सेज का चैप्टर पढ़ा ना, तो उसमें ये पढ़ा कि गिफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टी में 50,000 से ज्यादा है, अनरिलेटेड पर्सन से मिलता है एग्रीगेट अमाउंट, तो वो टैक्सेबल होता है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के मीनिंग में यही सारी चीजें पड़ी थी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। मतलब ज्वेलरी हम समझते हैं ये पुरानी जो चीजें आप कलेक्शन करके रखते हो, ड्राइंग्स, पेंटिंग। डिफरेंस ये है कि इसमें पेंट यूज नहीं होता, ड्राइंग जो करते हैं लोग, ये यहाँ आप अकाउंट्स के अकॉर्डिंग ड्राइंग नहीं समझ लेंगे। इसके अलावा मूर्तियां और कोई भी वर्क ऑफ आर्ट, ये पर्सनल एसेट्स वैसे होती हैं, लेकिन यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल एसेट है। गवर्नमेंट कहती है भले ही मूवेबल है, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज है, तब भी इसको क्या माना जाएगा? कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब बच्चों यहाँ कुछ नोट हैं। पहला, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, आपके रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज होती है, तो क्वेश्चन आता है कैपिटल एसेट है? मैं कहूंगा हाँ। पर्सनल इफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है। ऐसे लिखा है, द हाउस प्रॉपर्टी इन विच assessee lives is though intimately used by him for personal purposes, but it will not be personal effect as it is immovable property। सेकेंड नंबर पे बच्चों, पर्सनल इफेक्ट आर नो डाउट एसेट। कोई पूछे ये जो पर्सनल इफेक्ट है क्या ये एसेट्स होती है? हम कहेंगे एसेट्स तो हैं, लेकिन कैपिटल एसेट नहीं है कैपिटल गेन के पर्पज से। बट दे आर नॉट कॉल्ड कैपिटल एसेट फॉर कैपिटल गेन पर्पजेस। सिमिलरली स्टॉक इन ट्रेड are asset but these are not capital asset for capital gain purposes। और थर्ड नंबर पे बच्चों मुझे ये बताना है, सिल्वर यूटेंसिल्स लाइक थाली, कटोरी, टम्बलर्स एटसेट्रा held for personal use were held to be personal effects। गवर्नमेंट कहती है उसको माना जाएगा। जैसे कुछ लोग घर में सिल्वर की थाली, कटोरी यूज करते हैं, तो वो जो सिल्वर के बर्तन हैं वो क्या मानी जाएंगी? पर्सनल इफेक्ट में कवर होगी, कैपिटल एसेट नहीं है। दस नो कैपिटल गेन वुड अराइज ऑन सेल ऑफ सच सिल्वर यूटेंसिल्स। लेकिन इसके अलावा ये याद रखना है, सेल ऑफ सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर बार्स, गोल्ड यूटेंसिल्स एक्सेट्रा यूज फॉर द पर्पज ऑफ महालक्ष्मी पूजा एंड अदर फेस्टिवल। जैसे हम लोग ना दिवाली पे पूजा करते हैं, तो जनरली ये चीजें घर में होती हैं, सिल्वर कॉइन, गोल्ड के बर्तन, तो वो कैपिटल एसेट है। was held to be liable to capital gain as such asset did not qualify as personal effect। इन्होंने कोर्ट की जजमेंट का रेफरेंस दे रखा है बच्चों। हमें केस लॉ नहीं याद रखने, हमें कंसेप्ट याद रखना है कि किसको कैपिटल एसेट माना जाएगा और किसको नहीं माना जाएगा। जो पर्सनल इफेक्ट है वो कैपिटल एसेट नहीं है,
इसका मतलब गोल्ड यूटेंसिल्स हुए तो हम कहेंगे वो कैपिटल एसेट है, लेकिन अगर सिल्वर यूटेंसिल्स हुए जो घर में हम खाने के लिए नॉर्मली यूज करते हैं तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि पर्सनल इफेक्ट्स को गवर्नमेंट ने कैपिटल एसेट क्यों नहीं माना। हमने अभी पढ़ा कि प्रॉफिट इंक्लूड लॉस, प्रॉफिट है तो लॉस भी हो जाएगा। एक पर्सन ने बच्चों कार परचेज की 8 लाख और ईयर एंड में उस कार को उसने 6 लाख रुपए में बेच दिया। अब गवर्नमेंट अगर इसका कैपिटल गेन टैक्सेबल करे तो कैपिटल लॉस भी अलाउड करना पड़ता है, और गवर्नमेंट को पता है यहाँ तो लॉस ही होगा, तो पर्सनल एसेट को गवर्नमेंट ने कहा हम कैपिटल एसेट नहीं मान रहे। ये जो चीजें लिखी है ना, ये टाइम के हिसाब से इनकी वैल्यू इंक्रीज होती है नॉर्मली, इसलिए गवर्नमेंट ने इनको क्या माना कि ये कैपिटल एसेट हैं। अगर इनमें वैल्यू आपकी डिक्रीज हुई है तो लॉस अलाउड होगा। तो पर्सनल इफेक्ट क्यों नहीं कवर करते बच्चों, आपको रीजन समझ आ रहा होगा। वैसे रीजन की नीड नहीं है, आपको ध्यान रखना है बस पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है एक्सक्लूजन, बाकी सारी की सारी कवर नहीं होती कैपिटल एसेट में। कौन सी कवर हो जाती है? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। और इसके बाद बच्चों आगे बढ़े हम, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं होता। इन्होंने कहा एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया विच इज नॉट एन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, जो कौन सा लैंड नहीं है? अर्बन नहीं है। इन अदर वर्ड्स इट मस्ट बी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे ना थेटिकली कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को डिफाइन करो, तो आपका आंसर एक लाइन में होगा विच इज नॉट ए अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कौन सा है? जो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। जैसे कोई पूछे इक्विटी शेयर्स कौन से हैं? विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स हैं। तो क्वेश्चन आता है फिर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कौन सा होता है? तो वो बता रहे हैं अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड क्या होता है। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड मींस एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। अब आपको यहाँ पर आराम से समझना है ताकि हम क्वेश्चन के थ्रू भी समझ पाएंगे। बच्चों फर्स्ट, if situated in any area which comprise within jurisdiction of a municipality, whether known as municipality, municipal corporation, notified area committee, town committee or by any other known। मतलब जहां पर म्युनिसिपलिटी है वो शहर में ही तो होती है। तो वो क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर कोई एरिया म्युनिसिपलिटी की जुरिडिक्शन में है, वो तो पता करना पड़ता है कि ये एरिया म्युनिसिपलिटी की जुरिडिक्शन में आता है। वो तो शहर की जो भी डिसाइड कर रखी होती है एडमिनिस्ट्रेशन ने कि ये एरिया इस म्युनिसिपलिटी के अंडर आता है। तो अगर कोई एरिया म्युनिसिपलिटी के अंडर आता है तो क्वेश्चन आता है क्या वो रूरल बन सकता है? वो कहते हैं हाँ, अगर उसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम हो। तो अर्बन कब होगा? जब पॉपुलेशन 10,000 से कम नहीं होगी, 10,000 या उससे ज्यादा होगी। तो इन्होंने बोला and its population of not less than 10,000 according to the last preceding census। जो preceding census जनगणना हुई थी, पॉपुलेशन 10,000 से कम नहीं थी, तो उस एरिया को क्या बोला जाएगा? अर्बन एरिया। एरिया अगर म्युनिसिपलिटी की जुरिडिक्शन में आता है तो कोई पूछे कि क्या वो रूरल हो सकता है, आप कहेंगे यस, अगर उस एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से कम है। सेकंड नंबर पे, अगर वो म्युनिसिपलिटी की जुरिडिक्शन से बाहर है तो कितने डिस्टेंस पर है म्युनिसिपलिटी की जुरिडिक्शन पे, ये समझते हैं। इफ सिचुएट आउटसाइड द लिमिट ऑफ म्युनिसिपलिटी इट शुड बी सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस मेजर्ड एरियली, शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस। तो अगर वो 2 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, मतलब म्युनिसिपलिटी की जुरिडिक्शन के बाद है, और ऐसा नहीं है कि एक म्युनिसिपलिटी की जुरिडिक्शन शुरू खत्म होती है तो कई बार दूसरी की कवर हो रही होती है। अगर उसमें आ गया तो वो तो म्युनिसिपलिटी की जुरिडिक्शन में ही है, लेकिन वो म्युनिसिपलिटी की जुरिडिक्शन से बाहर है और अप टू 2 किलोमीटर तक है, 2 किलोमीटर या उससे कम डिस्टेंस पर है, तो उस एरिया को रूरल एरिया तब बोला जाएगा अगर उसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे कम होगी। इनडायरेक्टली आप कहेंगे उसको अर्बन एरिया तब बोला जाएगा जब वहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है। अगर एग्जैक्ट 10,000 भी हुई तो वो रूरल एरिया में कैटेगराइज किया जाएगा। आप दोनों पॉइंट में डिफरेंस समझो। अगर म्युनिसिपलिटी की जुरिडिक्शन के अंदर है तो 10,000 से कम होने पर रूरल है, 10,000 एग्जैक्ट भी हो गया तो अर्बन, और म्युनिसिपलिटी की जुरिडिक्शन से बाहर है, अप टू 2 किलोमीटर तक है, तो उसको रूरल तब बोला जाएगा जब पॉपुलेशन 10,000 या उससे कम होगी। एग्जैक्ट 10,000 पे भी वो रूरल है। अर्बन होने के लिए पॉपुलेशन कितने से ज्यादा चाहिए? 10,000 से ज्यादा। और इसके आगे बोलता है कि अगर वो 2 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर है और 6 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं है, मोर देन 2 किलोमीटर, क्योंकि एग्जैक्ट 2 हुआ तो ऊपर आ जाएगा,
मोर देन 2 किलोमीटर बट लेस देन इक्वल टू 6 किलोमीटर, तो उसको अर्बन एरिया तभी बोला जाएगा अगर वहां की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा होगी। और अगर वो 6 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर है लेकिन 8 किलोमीटर या उससे कम डिस्टेंस पर है, एग्जैक्ट 8 या 8 से कम डिस्टेंस पर है, 7.5 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है म्युनिसिपैलिटी की जुरिडिक्शन से, तो उसको अर्बन एरिया तभी बोला जाएगा अगर वहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा। और लास्ट बच्चों, अगर 8 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस पर है तो चाहे उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा क्यों ना हो, वो रूरल एरिया ही है। हालांकि ऐसा होगा थोड़ा, पॉपुलेशन इतनी होने पर तो म्युनिसिपैलिटी वहां बनाई जाएगी, लेकिन उन्होंने लॉ में प्रोविजन दे रखा है, ये अच्छे से समझना है। दोबारा रिपीट करता हूं, अगर म्युनिसिपैलिटी की जुरिडिक्शन के अंदर होगा तो अर्बन होने के लिए पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा चाहिए। म्युनिसिपैलिटी की जुरिडिक्शन से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, उसकी ओवर होने के बाद 2 किलोमीटर के डिस्टेंस तक है, तो पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा होगी तभी अर्बन एरिया है। और म्युनिसिपैलिटी की जुरिडिक्शन से 2 से ज्यादा किलोमीटर के डिस्टेंस पर है बट लेस देन इक्वल टू 6 किलोमीटर, तो अर्बन होने के लिए पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा चाहिए। और अगर 6 से 8 के बीच में है, 6 से ज्यादा और अप टू 8 किलोमीटर के डिस्टेंस तक है, तो पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होगी तभी वो अर्बन एरिया है। और अगर 8 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर है तो वो है ही रूरल एरिया, वो अर्बन नहीं है। तो अब बच्चों एक बार ये क्वेश्चन बना रखा है आपकी स्टडी ने, आराम से पढ़ते हैं एक एक सिचुएशन को। ये एग्जाम्पल में हमसे कह रहा है एरिया ABCDE ऐसे करके जे तक पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ डिस्टेंस बता रखा है म्युनिसिपैलिटी से, पॉपुलेशन बता रखी है लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग, और पूछ रहा है इज द लैंड सिचुएटेड इन दिस एरिया ए कैपिटल एसेट, मतलब वो अर्बन है या नहीं। अर्बन है तो कैपिटल एसेट है, रूरल है तो कैपिटल एसेट नहीं है। तो सबसे पहले 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और पॉपुलेशन 10,000 से कम है, 10,000 ये से कम होती तो रूरल ही होता, तो मतलब हम कहेंगे नो, ये तो अर्बन नहीं है, तो आंसर है नो, कैपिटल एसेट नहीं है ये। सेकंड है बच्चों बी एरिया, 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो अर्बन एरिया है। और अगर बच्चों 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और पॉपुलेशन 11 लाख तो 10,000 से ज्यादा है, यस अर्बन एरिया है। उसके बाद बच्चों 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पॉपुलेशन 1 लाख से कम है तो रूरल है बच्चों, अर्बन नहीं है। अब अगर 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है तो अर्बन, 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है तो अर्बन, 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है पॉपुलेशन 8,000 1 लाख से कम है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। और बच्चों अब 6 से ज्यादा 7 और 8 किलोमीटर, पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पर अर्बन नहीं है, यहाँ पर अर्बन है। और अगर 8 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस पर है तो वो तो फिर अर्बन हो ही नहीं सकता, कैपिटल एसेट हो ही नहीं सकता। और इसके बाद बच्चों गवर्नमेंट ने कुछ बॉन्ड्स को, डिपॉजिट सर्टिफिकेट को कैपिटल एसेट की कैटेगरी से बाहर रखा है ताकि लोग ये परचेज करें और उनको ये लगे कि फ्यूचर में जब मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा तो वो टैक्सेबल ही नहीं होगा। फर्स्ट, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और लास्ट डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 एंड 2018 नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपने 5 याद रखनी है। दोबारा रीड करते हैं कि 5 कौन कौन सी हैं, इनको नहीं माना जाता। शॉर्ट में बोलेंगे, स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट्स, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, डिपॉजिट स्कीम इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 एंड 2018 नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इतना सा याद रखना है बच्चों हमें। जब बच्चों हमें कैपिटल एसेट का पता लग जाता है ना कि कौन सी कैपिटल एसेट है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि कैपिटल एसेट की टाइप क्या है, वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अगर बच्चों एक बार मैं एक्सेप्शन को छोड़ दूं, मेरे से सीधा कोई पूछे कि आप बताओ कैपिटल एसेट कौन सी होती है, तो मैं कहूंगा जो एसएससी ने ट्रांसफर से पहले 3 साल से ज्यादा होल्ड करके रखी है वो लॉन्ग टर्म है, और जो विद इन 3 ईयर सेल कर दी है वो शॉर्ट टर्म है। कुछ एसेट के लिए इन्होंने 3 साल की बजाय 1 साल का क्राइटेरिया दे रखा है और कुछ के केस में 2 इयर्स का। तो पहले रीड आउट कर लेते हैं फिर समझ लेंगे। आगे चार्ट बनाकर हमने शॉर्ट में भी दे रखा है। तो देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, द कैपिटल एसेट आर ऑफ 2 टाइप्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, a capital asset held by an assessee for not more than 36 months immediately preceding the date of its transfer is known as short term capital asset। मतलब जो 36 मंथ से ज्यादा रख कर नहीं बेची,
36 मंथ से ज्यादा रखकर बेचोगे तो लॉन्ग टर्म, और 36 मंथ्स के अंदर अंदर सेल कर दोगे तो शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में यही कह रहा है, A capital asset held by an assessee for more than 36 months immediately preceding the date of its transfer is known as long term capital asset। पर अब बच्चों एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, जिनके केस में 36 मंथ्स की जगह 12 मंथ्स का पीरियड कंसीडर होगा। ये 3 एसेट हैं जिनके ऊपर 12 महीनों का पीरियड कंसीडर होता है। The following asset is called short term capital asset if they are held for not more than 12 months instead of 36 months mentioned above immediately preceding the date of its transfer। पहली, a security including shares other than a unit listed in a recognized stock exchange। कहने का मतलब कोई भी सिक्योरिटी जिसके अंदर आपके शेयर्स भी इंक्लूड होते हैं, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उनके केस में वो कह रहा है अगर वो लिस्टेड हैं तो उनके केस में 36 मंथ्स की जगह 12 मंथ्स का पीरियड कंसीडर होगा। अदर देन ए यूनिट, इसमें किसकी बात नहीं कर रहा, यूनिट की। अब क्वेश्चन आता है यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है म्यूचुअल फंड की। तो अगर वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड का मतलब हमने म्यूचुअल फंड वालों को पैसे दिए, उन्होंने हमारे पैसे को आगे शेयर मार्केट में लगाया, तो अगर उन्होंने हमारे पैसे के 65% या उससे ज्यादा पोर्शन को शेयर मार्केट में इक्विटी शेयर्स में लगाया है तो उसको इक्विटी ओरिएंटेड फंड कहते हैं। हमें तो नाम दे रखा होगा। दूसरे कौन से होते हैं, डेट ओरिएंटेड फंड। तो यहाँ यूनिट किसकी बात हो रही है, इसलिए इसने ऊपर में अदर देन ने यूनिट छोड़ा, क्योंकि यूनिट सिर्फ कौन सी कंसीडर्ड होगी 12 मंथ के लिए, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जिसको हम यूनिट ऑफ यूटीआई भी कहते हैं। यूटीआई की सारी यूनिट कौन सी होती है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड में कवर होती है। तो अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट पे पैसा लगाते हैं तो उसमें अगर 12 महीने से ऊपर हो जाता है तो वो क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोला जाएगा। सिमिलरली मैंने किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, लिस्टेड शेयर्स, तो उनके ऊपर पीरियड कितना टाइम देखा जाएगा, 1 ईयर 12 मंथ्स का इंस्टेड ऑफ 36 मंथ्स। और इसके बाद बच्चों जीरो कूपन बॉन्ड, तो ये जो हमारी एसेट है इनके ऊपर कितने टाइम पीरियड को कंसिडर किया जाएगा, 12 महीने को। अगर यहाँ पर डेट ओरिएंटेड फंड की यूनिट हुई तो उनके ऊपर फिर वही 36 मंथ्स। अगर अनलिस्टेड शेयर्स हुए तो उसको अभी नीचे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट, a unlisted share would be treated as short term capital asset if it was held by an assessee for not more than 24 months immediately preceding the date of transfer। मतलब अगर कोई पूछे ना 2 साल का क्राइटेरिया किन एसेट के रिगार्डिंग समझते हैं, तो एक तो आप बोलेंगे अनलिस्टेड शेयर्स, और दूसरे नंबर पे इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी being land or building or both would be treated as short term capital asset if it was held by an assessee for not more than 24 months immediately preceding the date of its transfer। मतलब आप सीधे समझेंगे, नॉर्मल किसी एसेट के लिए 36 मंथ्स, 3 एसेट के केस में 12 मंथ्स और 2 एसेट के केस में 24 मंथ्स कंसीडर होंगे कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। तो पहले 12 महीने और 24 महीने वाली पढ़ लेते हैं, उसके अलावा जो भी है वो हमारी 36 मंथ्स वाली है। 24 मंथ्स में 2 हैं, अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड और बिल्डिंग, और बोथ इमूवेबल प्रॉपर्टी कह सकते हो आप। और 12 मंथ्स के पीरियड के लिए 3 एसेट है, कोई भी सिक्योरिटी जो लिस्टेड है इंक्लूडिंग शेयर्स अदर देन ए यूनिट। सेकंड नंबर पे यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ यूटीआई, और थर्ड नंबर पे जीरो कूपन बॉन्ड। थर्ड पॉइंट है बच्चों, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड नॉट बीइंग हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अगर किसी ने जीरो कूपन बॉन्ड स्टॉक इन ट्रेड की तरह रख रखे हैं वो तो पीजीबीपी में ही जाएंगे, लेकिन नहीं, आपने तो वैसे ही इन्वेस्ट कर रखा है उसमें, तो वो कैपिटल एसेट है। अब ये पीरियड ऑफ होल्डिंग को समरी में समझो। सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट किसको माना जाएगा, 12 महीने या उससे कम होल्ड करके बेचिए, उसका होल्डिंग पीरियड। कौन कौन सी एसेट के केस में 12 मंथ्स कंसीडर्ड होंगे, सिक्योरिटी अदर देन ए यूनिट लिस्टेड इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूडिंग शेयर। सेकंड नंबर पे यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ यूटीआई, और थर्ड नंबर पे जीरो कूपन बॉन्ड। इनके केस में 24 महीने का पीरियड कंसीडर्ड होगा, अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, जिसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। और किन के केस में 36 मंथ्स, ऊपर वाली छोड़ दो, जैसे यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड, अनलिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन शेयर, क्योंकि अनलिस्टेड शेयर्स के केस में क्या है 24 महीने का, और इसके अलावा कोई भी और कैपिटल एसेट, उनके ऊपर 36 मंथ्स का टाइम पीरियड कंसीडर होगा। अब बच्चों मुझे ना ये एक्सक्लूजन इंक्लूजन कराना है, ध्यान से समझना ये क्या होता है। पहले बताना चाहूंगा बच्चों, जब किसी पर्सन का कैपिटल गेन निकलता है ना, तो वो पर्सन हमेशा चाहता है कि लॉन्ग टर्म आए।
लॉन्ग टर्म का ना अपना बेनिफिट है। एक तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, उसकी कंप्यूटेशन, टैक्स का रेट उसके ऊपर 20% है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो वो नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट हो जाए। तो लोग चाहते हैं कि हो तो लॉन्ग टर्म हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके हाथ में थोड़ा है। हो तो आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करके बेचेंगे, जिनके केस में 12 महीने और 24 महीने उससे ज्यादा होल्ड करके बेचेंगे, तभी लॉन्ग टर्म होगा। अगर आपने एक एसेट 6 महीने के अंदर अंदर बेच दी तो वो कहने से थोड़ा हो जाएगी। तो बच्चों टॉपिक है हमारा एक्सक्लूजन इंक्लूजन ऑफ सर्टेन पीरियड फॉर कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एन एसेट। तो बच्चों मुझे आपको ये बताना है कि हम लोग एसेट के केस में 36 मंथ्स, 24 मंथ्स, 12 मंथ्स का पीरियड कंसिडर करते हैं कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, वो एसेट के नेचर पे डिपेंड करता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक पर्सन के फादर ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी थी 10 साल पहले और अपने सन को कर दी गिफ्ट। उसके सन ने रिसीव करते ही 2 महीने बाद उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। तो उसके फादर के पीरियड को कंसीडर किया जाए तो होल्डिंग पीरियड 10 साल तो हो गया, क्योंकि उसके फादर ने 10 साल पहले खरीदी थी। लेकिन उसके अपने होल्डिंग पीरियड को देखा जाए वो तो सिर्फ 2 महीने है। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आपका पुराना पीरियड भी इंक्लूड होगा। तो इसलिए हम एक्सक्लूजन इंक्लूजन पढ़ते हैं। जैसे मान लो बच्चों किसी कंपनी का अमलगमेशन हो रहा था किसी दूसरी कंपनी के साथ, अमलगमेटिंग कंपनी के मेरे पास शेयर्स थे, और जो अमलगमेटेड नई कंपनी बनी, मेरे को पुराने शेयर्स के बदले वो शेयर्स दिए गए, मैंने बाहर नहीं बेचे। उनका जो अमलगमेशन हुआ, मेरे पास पहले जिस कंपनी के शेयर्स थे वो अमलगमेट हो गई नई कंपनी में, और मुझे पुराने शेयर्स के बदले नए शेयर्स दे दिए। अब मैंने पुरानी कंपनी में शेयर 15 साल पहले खरीदे थे और इस कंपनी में आने के 8 महीने बाद बेच दी। लिस्टेड कंपनी थी, लिस्टेड शेयर्स है हमारे, 1 साल का पीरियड होता है। तो नई कंपनी के शेयर्स होल्ड किए तो अभी 8 महीने हुए हैं, लेकिन अगर पुरानी कंपनी के शेयर्स देखे तो हमने 15 साल होल्ड किए हैं। तो गवर्नमेंट कहती है पुराने वाला पीरियड इंक्लूड होगा। क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों किया गया। आप देखो बच्चों, मैंने नई कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदे, मुझे तो वो चेंज करके दिए गए। मैंने तो किसके खरीदे थे, पुरानी कंपनी के। मान लो वो पुरानी कंपनी के शेयर मैंने 5 लाख के खरीदे थे, और जब चेंज किया गया था तभी उसकी मार्केट वैल्यू 15 लाख हो चुकी थी, और अब मेरे 16 लाख में बिकी। तो आप कहोगे 16 माइनस 5, 11 लाख प्रॉफिट हो गया। मैं कहूंगा 15 साल पहले खरीदे थे, इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो दो। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट तभी देंगे ना जब वो लॉन्ग टर्म होगी। तो गवर्नमेंट ने कहा हाँ हम पुराना पीरियड इंक्लूड करेंगे। तो एक एक करके बच्चों केस पढ़ते हैं, किसमें पीरियड को एक्सक्लूड करेंगे, किसको पीरियड को इंक्लूड करेंगे जब होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट कर रहे हो। इन डिटरमाइनिंग द पीरियड फॉर विच एनी कैपिटल एसेट इज हेल्ड बाय द असेस्सी। फर्स्ट पॉइंट, शेयर्स हेल्ड इन ए कंपनी इन लिक्विडेशन। तो बच्चों आपने याद रखना है कि मान लो हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, उस कंपनी का लिक्विडेशन डिक्लेयर हो गया। तो लिक्विडेशन ना एक प्रोसेस है, कंपनी अपनी सारी एसेट बेचेगी, पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी, बचा हुआ पैसा शेयर होल्डर को मिलेगा। तो मे भी इस प्रोसेस में 10 महीने लग जाए, मे भी 2 साल लग जाए, मे भी 6 महीने लगे। तो अब आप ये समझो कि जिस दिन लिक्विडेशन डिक्लेयर किया था और जिस दिन मेरे को पैसे दिए गए, उसके अंदर ही 8 महीनों का गैप है, और मैंने 1 साल पहले वो शेयर्स खरीदे थे, लिस्टेड शेयर्स थे। तो अगर मैं पीरियड देखूं तो 1 साल 8 महीने बाद मुझे पेमेंट मिली है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है जिस दिन लिक्विडेशन डिक्लेयर हुआ था उसके बाद के पीरियड को पीरियड ऑफ होल्डिंग में नहीं लेंगे। आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा जिस दिन आपको शेयर्स मिले थे, अलॉट हुए थे, या आपने मार्केट से खरीदे थे, और जिस दिन लिक्विडेशन डिक्लेयर हुआ है वो वाला होल्डिंग पीरियड है। उसके बाद वाले पीरियड को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऐसे बोलता है एक्सक्लूड द पीरियड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जो कंपनी की लिक्विडेशन की डेट है उसके बाद वाले पीरियड को पीरियड ऑफ होल्डिंग में कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन बाकी सब में इंक्लूड होगा। जैसे प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन एनी मोड गिवन अंडर सेक्शन, तो बच्चों 49(1) पढ़ेंगे। इनको हम नॉन ट्रांसफर ट्रांजेक्शन बोलते हैं, क्योंकि मैंने बोला कैपिटल एसेट के केस में कैपिटल गेन या लॉस होने के लिए ट्रांसफर ट्रांजेक्शन होनी जरूरी। तो कई बार क्या होता है बच्चों कि एसेट एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे पहुंच जाती है, लेकिन एक्चुअल में पहले वाले ने दूसरे वाले को बेची ही नहीं है। जैसे फादर ने सन को गिफ्ट की, फादर की डेथ के बाद सन के पास विल के थ्रू पहुंच गई, तो फादर ने सन को बेची थोड़ा है, कैपिटल गेन या लॉस थोड़ा आएगा। तो गवर्नमेंट कहती है दीज आर नॉन ट्रांसफर ट्रांजेक्शन। जैसे गिफ्ट विल के थ्रू एसेट पहुंची, तो इसमें है क्या,
गवर्नमेंट कहती है पुराने वाले पर्सन का पीरियड ऑफ होल्डिंग आपकी पीरियड में इंक्लूड किया जाएगा। जैसे फादर ने 10 साल पहले खरीदी थी, आपने 1 साल और रखकर बेची है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 11 साल बोला जाएगा। तो ये कहते हैं इंक्लूड द होल्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर आल्सो। थर्ड वन, शेयर्स इन एन इंडियन अमलगमेटेड कंपनी एक्वायर्ड इन ए स्कीम ऑफ अमलगमेशन। उसमें होता क्या है, आपके पुराने शेयर्स के बदले आपको नए शेयर मिल जाते हैं। तो जो अमलगमेटिंग कंपनी जो खत्म हुई है उसमें जितना पीरियड आपने होल्ड किया था उस पीरियड को भी कंसीडर किया जाएगा। इंक्लूड द होल्डिंग पीरियड ऑफ शेयर्स इन अमलगमेटिंग कंपनी बाय द असेसी। मतलब उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कब बोला जाएगा, मेरे पास ए लिमिटेड के शेयर्स थे, ए लिमिटेड बी लिमिटेड के साथ मर्ज हो गई और नई कंपनी बनी सी लिमिटेड। मेरे ए लिमिटेड के शेयर्स के बदले मुझे सी लिमिटेड के शेयर्स दे दिए गए। तो मेरे से कोई पूछे पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो मैं कहूंगा जब ए लिमिटेड के शेयर्स खरीदे थे मतलब पुरानी कंपनी के, और जब मैंने सी लिमिटेड के शेयर्स बेचे हैं वो गैप कंसीडर्ड होगा। तो अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स का जो पीरियड है उसको इंक्लूड करेंगे। फोर्थ वन है, अगर किसी कंपनी का डीमर्जर हो जाता है, डीमर्जर का मतलब कंपनी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, शेयर्स इन इंडियन रिजल्टिंग कंपनी, और जो वो दो कंपनियां बनती हैं ना उनको रिजल्टिंग कंपनी बोलते हैं, एक्वायर्ड इन केस ऑफ डीमर्जर। तो इसमें जो आपका डीमर्ज्ड कंपनी जो पहले इकट्ठी थी उसके पीरियड को भी कंसीडर किया जाएगा, जितना टाइम आपके पास वहां शेयर थे, फिर डीमर्जर हुआ, ए और बी दो कंपनियां बनी, आपकी ऑप्शन पर आपको बी कंपनी के शेयर्स दे दिए गए। तो उस केस में बच्चों जब बी कंपनी के शेयर्स आप बेचोगे तो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा जब पुरानी कंपनी जो कि एक डीमर्ज कंपनी है, इकट्ठी कंपनी थी, उस पीरियड को भी इंक्लूड करेंगे। और इसके बाद बच्चों फिफ्थ वन है, when inventory of business is converted into or treated as capital asset by the assessee। बच्चों कई बार पता है क्या होता है कि हमने एक चीज ऐसी परचेज की जिसमें हम डील करते, बाद में हमने उसको बिजनेस की कैपिटल एसेट बना दिया। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ आ जाएगा और फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग समझेंगे कि कहां से कहां तक मान आता है। जैसे एक पर्सन का ना बच्चों फर्नीचर का काम है, फर्नीचर उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड हो, तो वो पर्सन ना बाहर से इंपोर्ट करता है फर्नीचर और यहाँ इंडिया में सेल करता है। तो एक फर्नीचर उसका बड़ा डिमांड में रहता है, वो उसने परचेज किया और उसने अच्छी खासी क्वांटिटी में परचेज किया, क्योंकि वो इंपोर्ट करता है तो आने में टाइम भी लगता है और अच्छी खासी कॉस्ट भी लगती है आने की। और उसका बच्चों वो जो उनका इन्वेंट्री था वो 2 साल तक अपने पास रहा। अब वो जो फर्नीचर वो सेल करता है जो उसने इंपोर्ट कर रखा है, उसमें से एक यूनिट उसने सोचा अपने ही ऑफिस में क्यों ना रख लूं, तो उसने उसको कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया। पहले वो इन्वेंट्री ही थी, बाद में क्या बन गई, कैपिटल एसेट। और कल को जब उस कैपिटल एसेट को बेचेगा तो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा जब उसने कन्वर्ट की थी वहां से डेट ऑफ ट्रांसफर तक, क्योंकि उससे पहले वो किसकी तरह थी, इन्वेंट्री की तरह थी। तो ये कहता है पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन और ट्रीटमेंट एज कैपिटल एसेट शैल बी कंसीडर्ड। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है, वेयर इक्विटी शेयर इन ए कंपनी बिकम प्रॉपर्टी ऑफ असेसी बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर्स। आप जब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हो ना, उसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हो। तो आपने एक कंपनी के पहले प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे, 3 साल होल्ड की, उसके बाद उन्होंने ऑप्शन दी, आपने उसको कन्वर्ट करा लिया इक्विटी शेयर्स में, और इक्विटी शेयर्स परचेज करने के 4 महीने बाद बेच दिए। तो अगर इक्विटी शेयर्स का मेरे से कोई होल्डिंग पीरियड पूछे तो मैं कहूंगा पुराने वाले पीरियड को भी इंक्लूड करेंगे, जितना टाइम आप प्रेफरेंस शेयर्स के ओनर थे। तो द पीरियड फॉर विच द प्रेफरेंस शेयर्स वर हेल्ड बाय असेसी शैल बी इंक्लूडेड। ऐसा इसलिए कर रखा है ना कि लोगों को नुकसान ना हो। अब मैंने प्रेफरेंस शेयर 3 साल पहले खरीदे तो मेरी जेब से पैसे तो 3 साल पहले लगे, आप इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट भी वही बोल रहे हैं जितने में प्रेफरेंस शेयर खरीदे थे। तो गवर्नमेंट कहती है हम पीरियड भी दे रहे हैं आपको, आपका इक्विटी शेयर्स का होल्डिंग पीरियड, जब इक्विटी शेयर्स आपको मिल गए प्रेफरेंस के कन्वर्जन के कारण, तो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से स्टार्ट होगा, जब आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदे थे, और जब आपने बेचे हैं वो गैप होगा। और 7th है बच्चों, वेयर एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स इज अलॉटेड और ट्रांसफर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट टू द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जाते तो उनका तो पहले ही लॉक इन पीरियड होता है, चलो लॉक इन पीरियड के बाद आपने बेचे, पीरियड ऑफ होल्डिंग निकाला जा रहा है, तो कब से काउंट होगा, जब आपको ये शेयर्स अलॉट किए गए थे। तो पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी रिकॉर्ड।
उस डेट से जब आपने बेचे हैं वो पीरियड आपका काउंट होगा कि आपकी एसेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। और अब बच्चों इसे आगे भी बता रहा है, इसी तरह से डिवेंचर्स होते हैं कन्वर्टेबल। कहता है एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड और डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑफ ए कंपनी इनटू शेयर्स और डिवेंचर ऑफ दैट कंपनी, देयर शैल बी इंक्लूडेड द पीरियड प्रायर टू सच कन्वर्जन। मतलब आपने कंपनी के डिवेंचर खरीदे, 4 साल बाद ऑप्शन आए कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर्स में, आपने कन्वर्ट करा लिए, आपको इक्विटी शेयर्स मिल गए। अब जब आप इक्विटी शेयर्स बेचेंगे तो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा पुराने वाले पीरियड को इंक्लूड करके, जब से आपने डिवेंचर खरीदे थे उस पीरियड को भी पीरियड ऑफ होल्डिंग में इंक्लूड किया जाएगा। और नेक्स्ट है बच्चों, पीरियड ऑफ होल्डिंग जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो जिस दिन बेचा है उसको भी इंक्लूड करते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ कैपिटल एसेट, द डेट ऑन विच कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर शुड बी इंक्लूडेड। इफ डेट ऑफ सेल ऑफ एन एसेट इज 1 दिसंबर 2021, पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी कैलकुलेटेड टिल 1 दिसंबर 2020। ये बात का आपने ध्यान रखना है, मतलब आप गिन रहे हो टाइम पीरियड तो उसमें उस दिन को भी इंक्लूड करोगे जिस दिन एसेट को बेचा है। अब बच्चों नेक्स्ट कंडीशन हमारी थी कि वो कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुई हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो हमें ट्रांसफर का मीनिंग समझना है कि ट्रांसफर के मीनिंग में क्या आता है। तो इन्होंने बोला इट इंक्लूड द फॉलोइंग, जो कि वाइडर मीनिंग है यहाँ पर ट्रांसफर का। गवर्नमेंट चाहती है हर चीज को कवर किया जाए जहां पर भी एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर हुई है। तो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट लिया द सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। तो बच्चों मैं पहले बताता हूं, सेल के केस में कंसिडरेशन कैश में होना जरूरी है, मनी की फॉर्म, और सिर्फ वही ही कंसिडरेशन है। सोल कंसिडरेशन क्या है? मनी, तो उसको क्या बोला जाता है? सेल। लेकिन उन्होंने कहा ट्रांसफर तो वाइडर है। सेकेंड वन इज एक्सचेंज, एक एसेट देकर दूसरी एसेट ले लेते हैं जिसको आप अदला बदली कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा डेट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसफर। इसका एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक पर्सन ने अपनी एक एसेट को देकर दूसरी किसी पर्सन से एसेट परचेज कर ली। जैसे मेरे पास अपनी हाउस प्रॉपर्टी है और मैंने किसी के लैंड के बदले अपनी हाउस प्रॉपर्टी का एक्सचेंज कर लिया। बाई चांस की बात है जो मार्केट वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी की थी वही लैंड की थी, तो हमने सिर्फ एक्सचेंज किया है। तो हम कहते हैं बेचा थोड़ा है, सेल थोड़ा हुई है, मनी कहाँ है? तो गवर्नमेंट कहती है ट्रांसफर में तो एक्सचेंज भी कवर होगा। तो क्वेश्चन आता है बच्चों कि फिर कैपिटल गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? बच्चों हाउस प्रॉपर्टी का ओनर जो है उसके केस में सेल कंसिडरेशन हाउस प्रॉपर्टी का क्या होगा? जो उसको लैंड मिला है उसकी जो मार्केट वैल्यू है, क्योंकि उसको तो उसके बदले में क्या मिला है? लैंड। और लैंड वाले पर्सन के लिए उसका सेल कंसिडरेशन क्या है? जो हाउस प्रॉपर्टी मिली। एक्सचेंज का मतलब होता है बच्चों कि प्रॉपर्टी एक देकर दूसरी प्रॉपर्टी हमें मिली है, तो हमारी प्रॉपर्टी का सेल कंसिडरेशन क्या होगा? जितने में हमें दूसरी प्रॉपर्टी मिली है। और अगर कुछ कैश भी मिलता, जैसे हमारी हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी बच्चों 1,80,00,000, जो लैंड हम ले रहे हैं वो है 1,40,00,000 का, तो उस पर्सन ने हमें 40,00,000 कैश भी दिया है। तो उस केस में हमारी हाउस प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन निकालती बार 1,80,00,000 सेल कंसिडरेशन लिया जाएगा, और उसके लैंड का कैपिटल गेन कैलकुलेट करती बार 1,40,00,000 को सेल कंसिडरेशन लिया जाएगा। लेकिन ट्रांसफर ट्रांजेक्शन तो है ना। जो रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट, रेलिंक्विशमेंट का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना। आप एसेट में हिस्सा रखते हो और आपने वो हिस्सा छोड़ दिया, तो रेलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट बोला जाएगा। मैं एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। और गवर्नमेंट कहती है ये तो ट्रांसफर ट्रांजेक्शन है। बच्चों एक HUF थी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फैमिली के नाम पर प्रॉपर्टी थी। तो हुआ क्या, उसमें दो ब्रदर हैं A और B। जो मकान है ना उसका साइज कुछ इस तरह का है कि उसका पार्टीशन नहीं हो सकता। मतलब वो है तो 200 गज का मकान, लेकिन उसका फ्रंट 20 है। अब उसके दो हिस्से नहीं किए जा सकते, और वो दोनों आधे आधे हिस्से के मालिक है। अब वो इकट्ठा नहीं रहना चाहते, बनती नहीं है, कोई भी वजह है, वो अलग अलग रहना चाहते। लेकिन वो इस मकान को बेचना भी नहीं चाहते कि पेरेंटल प्रॉपर्टी है, बेची क्यों जाए। तो A B को ऑफर करता है कि इस मकान की आज की डेट पर मार्केट वैल्यू 2 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ आपके हुए, 1 करोड़ मेरे। या तो 1 करोड़ रुपीज आप मुझे देकर पूरा मकान मेरे से अपने नाम पे लिखवा लो, या फिर 1 करोड़ मेरे से लेकर मेरे नाम पर पूरा मकान लिख दो। तो B कहता है ओके, मेरे को आप 1 करोड़ रुपीज दे दो, मैं ये आपको पूरी प्रोजेक्ट मैं आपके नाम पर कर देता हूँ 50%। तो जब B ने अपना हिस्सा छोड़ा 1 करोड़ रुपीज के बदले में, दैट इज कॉल्ड रेलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। तो आप सिर्फ ये बताओ ट्रांसफर ट्रांजेक्शन है या नहीं है? है।
बी ने अपने हिस्से को बेचा है। अगर मेरे से कोई पूछे कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, मैं कहूंगा कैपिटल गेन के लिए सबसे पहले ये देखो कि अगर एचयूएफ है तो उस मकान को खरीदा कितने में गया था, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई पूरे मकान की, तो उसका आधा कर लेंगे तो बी के पोर्शन की आ जाएगी। और बी ने अपना वाला पोर्शन बेचा कितने में, 1 करोड़ में, वो सेल कंसिडरेशन है, कैपिटल गेन या लॉस कंप्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने उसको कवर किया ट्रांसफर के मीनिंग में कि दैट इज कवर्ड अंडर द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर, सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। अब बच्चों सेकंड पॉइंट समझना, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर, इसका मतलब समझाता हूं बच्चों। ऊपर जो है वो हमने एसेट को छोड़ा है और यहाँ पर हमने किसी राइट को छोड़ा है। तो यहाँ के लिए एक एग्जांपल सबसे ज्यादा सुटेबल है, उससे आपको पूरी बात समझ आ जाएगी कि वो ट्रांसफर के मीनिंग में कैसे कवर होता है। बच्चों ये मान लेते हैं कि हमारे पास किसी कंपनी के शेयर्स, जो शेयर्स हम सीधे डायरेक्टली परचेज करते हैं ना पैसे देकर, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल शेयर। और उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी का ऑफर आया कि हम अपने सभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 2:1 की रेशो में राइट शेयर्स दे रहे हैं। मेरे पास कंपनी के 2000 शेयर्स है तो मुझे 1000 राइट शेयर का ऑफर मिला कि अब आप कंपनी के राइट शेयर्स ले सकते हो 1000। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या है कि जब मैंने पहले शेयर मार्केट में लगाए थे ना, वो मेरी पहली इन्वेस्टमेंट थी और मैंने सोचा था कि ये मेरी लास्ट इन्वेस्टमेंट है, मैं फर्दर नहीं इन्वेस्ट करूंगा, इसी को ही लंबे टाइम तक रखूंगा और मेरे पास सरप्लस पैसे है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उस शेयर की मार्केट वैल्यू है 400 रुपीज और कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रही है 250 रुपीज, मतलब राइट शेयर 250 रुपए में अपने शेयर होल्डर को दिया जा रहा है। तो मेरे लिए दिक्कत ये है कि अगर मैं ये राइट छोड़ दूं तो नुकसान ही है। वैसे तो अगर मार्केट में लेने जाऊंगा 400 रुपए का शेयर है और कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कितने का दे रही है, 250 का। तो वहां राइट शेयर्स में बच्चों राइट रिनाउंसमेंट की भी ऑप्शन होती है कि आप किसी के फेवर में अपने राइट को छोड़ भी सकते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड है जो बड़ी बार इंटेंशन शो कर चुका है उसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा मेरे पास 1000 राइट शेयर का ऑफर आया है, खरीदने हैं उस कंपनी में। वो कहता हाँ हाँ मैं परचेज करना चाहता हूँ। मैंने कहा 400 रुपए है शेयर का प्राइस, कंपनी मुझे 280 रुपीज में दे रही है, तो मैं तेरे को 350 में दे दूंगा, मतलब मुझे 70 रुपए पर शेयर के हिसाब से पास ऑन कर दे, मैं ये राइट तेरे फेवर में रिनाउंस कर दूंगा और तूने 280 रुपए कंपनी को देने हैं तो तेरे को 350 रुपए का शेयर मिल जाएगा। तो उसने कहा ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो मार्केट में 400 का मिल रहा है। तो उसने मेरा राइट परचेज कर लिया। तो मैंने ये जो राइट एक्सटिंग्विश किया है 70 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। तो क्वेश्चन आता है कि क्या कैपिटल गेन या लॉस आएगा, ट्रांसफर ट्रांजैक्शन है? गवर्नमेंट कहती है यस इट इज ट्रांसफर ट्रांजैक्शन, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन। थर्ड नंबर पे है बच्चों कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ। बच्चों जब सेल होती है ना तो जो सेलर है ना उसकी मर्जी से चीज वो दे रहा है। अगर मैं किसी पर्सन से परचेज कर रहा हूँ कोई चीज बच्चों, तो वहां पहले दो पार्टी होनी चाहिए, सेलर और बायर। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आपने पढ़ा है। फिर उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, आप जबरदस्ती थोड़ा ले सकते हो। लेकिन जब गवर्नमेंट कंपल्सरी लोगों की जगह एक्वायर्ड करती है तो वहां वो पर्सन अपनी मर्जी से थोड़ा छोड़ रहे हैं, उनसे जबरदस्ती ली गई, कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ। कहीं पर भी कोई भी जगह पर गवर्नमेंट को रेलवे के लिए जगह चाहिए, रोड के लिए जगह चाहिए, तो बीच में कुछ जगह आ रही है किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट उसको कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है। तो जिनकी जगह को कंपल्सरी एक्वायर किया है उन्होंने बेचा थोड़ा है, उसे तो जबरदस्ती ली गई है, वो सेल में कवर नहीं होता, एग्रीमेंट तो था ही नहीं। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग दैट ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड ट्रांसफर ट्रांजैक्शन। कैपिटल गेन और लॉस तो कैलकुलेट होगा। फोर्थ वन इज conversion of capital asset into stock in trade of a business carried on by the assessor। पहले समझाता हूँ इसका मतलब क्या हो। बच्चों किसी पर्सन ने ना ज्वेलरी परचेज की, वो पर्सन ना जॉब करता है, बहुत इंटेंशन थी कि मेरे को ज्वेलरी की शॉप करनी है। उस टाइम पे पेरेंट्स माने नहीं, पैसों की भी प्रॉब्लम थी, तो उसको उस टाइम पे उन्होंने इंसिस्ट किया जॉब करने की। अब वो अच्छी जगह पोस्ट पे था, उसने अच्छा पैसा कमाया है, तो वो क्या करता रहता है, कुछ कुछ ज्वेलरी परचेज करता रहता है। जब तक वो ज्वेलरी में डील नहीं कर रहा, ज्वेलरी उसके लिए कैपिटल एसेट है। और अब उसने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेकर अपनी ज्वेलरी की दुकान खोल ली। तो जो ज्वेलरी उसने पहले से खरीद रखी थी वो उसने अपनी कैपिटल के तौर पर दुकान में रख दी। मतलब कैपिटल एसेट को किसने कन्वर्ट कर दिया, स्टॉक इन ट्रेड में।
तो अभी बेची नहीं है, बिकेगी तो दुकान पे बाद में, लेकिन गवर्नमेंट कहती है हम इसको ट्रांसफर ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो उस केस में कैपिटल गेन लॉस कैसे आएगा, उसके लिए बच्चों हमें 45(2) आगे जाकर सेक्शन पढ़ना है, वो डिटेल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये सीखेंगे कि अगर कोई पर्सन अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करता है तो डेट इज आल्सो कवर्ड अंडर ट्रांसफर ट्रांजैक्शन। उसको भी किसमें कवर किया जाता है, ट्रांसफर ट्रांजैक्शन। तो ट्रांसफर में चार चीजें बढ़ा दी, सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट ऑफ एन एसेट, extinguishment of any right therein, compulsory acquisition thereof under any law, conversion of capital asset into stock in trade। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, द मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ ए जीरो कूपन बॉन्ड्स। जो हम जीरो कूपन बॉन्ड्स परचेज करते हैं बच्चों, ये डिस्काउंट प्राइस पर इशू होते हैं। इसमें ना ईयरली इंटरेस्ट नहीं मिलता, मैच्योरिटी पर आपको फेस वैल्यू मिल जाती है, तो वो जीरो कूपन बॉन्ड बोले जाते हैं। बता भी रहा है, जीरो कूपन बॉन्ड टू मीन ए बॉन्ड in respect of which no benefit is received before maturity or redemption। मतलब आपको मैच्योरिटी रिडम्पशन से पहले कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ईयरली इंटरेस्ट नहीं मिलता, यही तो डिबेंचर और बॉन्ड में फर्क होता है। एंड आर जनरली रिडीमेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मिनिमम 10 ईयर एंड मैक्सिमम 20 ईयर। ये इनके बीच का पीरियड ही होता है, 10 साल से ज्यादा के लिए होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए। Such bonds are generally issued by infrastructure capital company or infrastructure capital fund or any scheduled bank or public sector company notified by central government। अब जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होगा, कंपनी उसको इशू कर देगी डिस्काउंट प्राइस पे। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 लाख रुपए फेस वैल्यू के बॉन्ड्स हैं और कंपनी ने इशू कर दिए 45,000। तो ये जो 55,000 डिफरेंस है, ये रिटर्न है उस पर्सन का जिसने आज 45,000 रुपीज पे किए हैं, और हो सकता है कंपनी ने कहा 12 साल बाद आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। वो तो जितना भी ईयर उसकी मैच्योरिटी होगी, याद ये रखना है कि मैच्योरिटी पर फेस वैल्यू मिलती है और इशू होते हैं डिस्काउंट प्राइस। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि मैंने ये 45,000 के परचेज किए थे, 12 साल बाद मुझे मैच्योरिटी वैल्यू 1 लाख रुपीज मिली है जो फेस वैल्यू है, तो क्या कैपिटल गेन लॉस आएगा? मैं कहूंगा हाँ आएगा। तो वो पूछना चाहता है कि यहाँ सेल तो नहीं हुई, तो मैं कहूंगा मैच्योरिटी को ही ट्रांसफर ट्रांजैक्शन माना जाता है। सिक्स्थ है बच्चों, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पहले यहां से पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सम टाइम पोजेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गिवन in consideration of part performance of a contract। For example, A entered into an agreement for sale of his house। The purchaser gives the entire sale consideration to A। A hands over complete rights of possession to the purchaser since he has realized the entire sale consideration, but the conveyance is either not executed or if executed is not registered। Under Income Tax Act, the above transaction is considered as transfer। बच्चों मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। अब वो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो कहता है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने के लिए 3 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। सबसे पहले, जो बायर है उसने सेलर को या तो कंसिडरेशन पे कर दिया है या एग्री कर लिया है। अब मैं अपने फ्रेंड की प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूं और वो प्रॉपर्टी जो है वो टोटल अमाउंट है 1,20,00,000। मैंने उसको 60 लाख रुपीज दे दिए और मैंने कहा 60 लाख रुपीज तेरे को अगले साल दे दूंगा, तो वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ कंसिडरेशन मैंने पे कर दिया और बाकी के लिए एग्रीड कर दिया। हो सकता है पूरे के लिए एग्रीड कर देता मैं। तो पहले नंबर पे बायर ने या तो कंसिडरेशन दे दिया है या उसने एग्री कर दिया है पे करने के लिए। सेलर ने अपनी प्रॉपर्टी की पोजेशन बायर को पास ऑन कर दी है। सेलर ने उस प्रॉपर्टी की पोजेशन बायर को पास ऑन कर दी है। और तीसरी कंडीशन होती है कन्वेंस डीड हैज बीन रजिस्टर्ड, जिसको हम रजिस्ट्री बोलते हैं कि उसकी रजिस्ट्री सेलर से बायर के नाम पर हो गई है। कई बार क्या होता है बच्चों कि एक पर्सन दूसरे से प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, खास तौर पे डीलर लोग, और वो लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदी, उनका पर्पस होता है कि साथ के साथ बेच भी देंगे और बीच में कमा लेंगे प्रॉफिट, लेकिन कई बार उस दौरान कस्टमर नहीं मिलता। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो बच्चों मिस्टर ए, उसने ना बी से प्रॉपर्टी खरीदी। बी जो प्रॉपर्टी बेच रहा था, ए को लगी बड़ी मौके की प्रॉपर्टी है, सही मिल रही है, तो उसने इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए एग्री कर दिया और कंसिडरेशन डिसाइड हुआ 1,50,00,000। ए को पता था कि इस दौरान मेरे पास कोई ना कोई कस्टमर आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल में दिया जाता है बयाना जिसको एडवांस मनी बोलते हैं। ए ने बी को एडवांस मनी दी 30 लाख और बाकी 1,20,00,000 कहा कि 4 मंथ्स के अंदर मैं पे कर दूंगा।
अब 4 महीने बाद रजिस्ट्री डिसाइड हो गई। ए को लगा था कि इस 4 मंथ्स में कोई ना कोई कस्टमर तो आ जाएगा जिसको मैं भेज दूंगा और बी से सीधा उस पर्सन के नाम पे रजिस्ट्री हो जाएगी, जिसको आप थर्ड पार्टी कहो। ये यूं क्यों नहीं करता कि पहले रजिस्ट्री अपने नाम पर करा ले और फिर थर्ड पार्टी के नाम पर हो? बच्चों उसमें प्रॉब्लम है क्या? रजिस्ट्री का खर्चा 7% है। मतलब अगर 1,50,00,000 का 7% करूं तो 10,50,000 रुपए की रजिस्ट्री पहले ए के नाम पर होगी। तो उसको अगर बाद में सेल पे 10 लाख बच भी रहे होंगे तो वो तो रजिस्ट्री में निकल गया उसका पैसा। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि रजिस्ट्री मेरे को करवानी पड़े, वो चाहेगा कि रजिस्ट्री सीधा थर्ड पार्टी के नाम पर हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उस दौरान कस्टमर मिला ही नहीं। अब नहीं मिल रहा तो करे क्या? तो 1,20,00,000 तो उसको 4 महीने बाद देने पड़ेंगे, नहीं तो वो एडवांस को फोरफिटेड कर देगा। तो इसने क्या किया, बी से कहा कि ये 1,20,00,000 रुपीस में आपको और दे रहा हूं और मैं ना रजिस्ट्री बाद की डेट पर करा लूंगा। बी कहता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो कंसिडरेशन मिल गया है, आप ये पोजेशन पकड़ो चाबी उस हाउस की और अब आप यूज करो, जब कहोगे तभी रजिस्ट्री हो जाएगी। तो अगर आप देखो तो ए ने बी को, जो बायर है, कंसिडरेशन पे कर दिया है, बायर ने पोजेशन दे दी है। बच्चों को एफिडेविट भी बनवा लेते हैं, सिर्फ रजिस्ट्री नहीं करवाई उस 7% खर्चे को कंसिडर करते हुए। तो अब अगर मेरे से आप पूछें कि क्या सर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, मैं कहूंगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग तो नहीं हुई, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, ट्रांसफर ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग कवर कर दिया पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर पार्ट परफॉर्मेंस भी हो गई तो भी उसको ट्रांसफर माना जाएगा। और सेक्शन 27 कहता है हाउस प्रॉपर्टी का, ए विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर। हालांकि लीगल ओनर तो अभी भी बी ही है, क्योंकि रजिस्ट्री तो उसी के नाम पर है। तो यहाँ पर इसको ट्रांसफर ट्रांजेक्शन कंसीडर किया जाएगा। क्लियरली कह रहा है ट्रांसफर ट्रांजेक्शन। ये रहा बच्चों 6 पॉइंट। 7th है बच्चों पॉइंट, लास्टली, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन which have the effect of transferring or enabling the enjoyment of an immovable property. For example, a person may become a member of a cooperative society, company, or other association of person, which may be building housing flats. When he pays an agreed amount, society hands over possession of the house to the person concerned. No conveyance deed is registered. For the purpose of income tax, the above transaction is a transfer. बच्चों मैं बताता हूँ, कोई हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हम उनके मेंबर बने, का एक प्लान था कि हम जो ये सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं इसमें हम एक ही कम्युनिटी के लोग रहेंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों की सोच हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना बताता हूँ कि मान लो मैं पंजाबी हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे सराउंडिंग में सारे लोग पंजाबी, मतलब अपनी सोच है। तो हमारे वहां पर उन लोगों ने एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रखी है और उन्होंने एक जगह बना दी, उसमें 4 दीवारी बना दी और उसके अंदर ही वो बिल्डिंग डेवलप कर रहे हैं, मतलब एक सोसाइटी बना दी, अप्रूवल जो भी लेनी थी ले ली। और अब उनका प्लान है कि कोई भी और कास्ट का पर्सन यहाँ ना आए। तो उसके लिए उन्होंने क्या प्लान किया कि जो भी मेंबर हैं जो फ्लैट लेना चाहते हैं वो फ्लैट के लिए अमाउंट पे करेंगे, उनको पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाएगी, मतलब यूज करने का राइट, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। कल को अगर उनको अपना फ्लैट बेचना है तो वापिस सोसाइटी को बेचना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्री तो सोसाइटी उनके नाम पे करा ही नहीं रही। उनके पास राइट ही नहीं है अपने उस फ्लैट को कहीं बाहर बेचने का। हाँ, अगर वो अपने ही किसी दूसरे मेंबर को बेचना चाहते हैं तो हो सकता है प्रोविजन, लेकिन वो सोसाइटी के थ्रू ही ट्रांसफर होगा, रजिस्ट्री नहीं होगी। तो क्वेश्चन आता है, जब सोसाइटी ने फ्लैट मेंबर्स को बेचे, क्या वो ट्रांसफर ट्रांजेक्शन थी? तो बच्चों यस, ट्रांसफर ट्रांजेक्शन है, गवर्नमेंट कह रही है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। सबसे ज्यादा पता क्या होता है, कई जगह पर ना कुछ फॉलोअर्स जो किसी पर्टिकुलर संत को, किसी को मानते हैं ना, तो वो वहां पर उनका ऐसा सिस्टम होता है कि वो कॉलोनियां डेवलप कर देते हैं। ऐसे करके फ्लैट डेवलप कर देंगे और उसमें क्या होगा, वो रजिस्ट्री तो होगी उस सोसाइटी के नाम पर जो पूरी जगह की, और मेंबर से पैसे लेकर उनको क्या दे रखी है, पोजेशन, कि आपसे ले लिए 20 लाख रुपए, आपको फ्लैट दे दिया। अब कोई पूछे फ्लैट की रजिस्ट्री, आप कहोगे नहीं, रजिस्ट्री तो हमारे नाम पर नहीं है। तो फिर कल को वो कहोगे आप फ्लैट वापस देंगे तो हमारे को पैसे वापसी दे देंगे वो। तो क्वेश्चन आया कि जब सोसाइटी ने मेंबर को वो जगह पोजेशन दी तो क्या उसको ट्रांसफर ट्रांजेक्शन माना जाएगा? गवर्नमेंट कहती है यस, इट इज कवर्ड इन ट्रांसफर ट्रांजेक्शन। अब नेक्स्ट है बच्चों, मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, सेक्शन 48। तो हमें ये सीखना है बच्चों
कि कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे होता है, उसका फॉर्मेट क्या है। जैसे हमने पीजीबीपी का चैप्टर पढ़ा तो हमने वहां पढ़ा सेक्शन 29 कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो वो कहता है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा हो ना, तो सबसे पहले लो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें दो चीजें वापसी ऐड करो, डेबिटेड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, अनरिकॉर्डेड अलाउड इनकम, और दो चीजें लेस करो बच्चों, क्रेडिटेड डिसअलाउड इनकम और अनरिकॉर्डेड अलाउड एक्सपेंस, तो आपके पास टैक्सेबल बिजनेस इनकम आ जाएगी। तो वो कौन बता रहा है, सेक्शन 29 कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सिमिलरली मेरे से कोई पूछे कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होता है, तो मैं कहूंगा उसका फॉर्मेट है सेक्शन 48 बता रहा है। तो पहले ये समझना है बच्चों, कैपिटल गेन दो तरह के होते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। ये लिखा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विच अराइजेज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, तो हमने पहले मीनिंग ही इसी का पढ़ा है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच अराइजेज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तब बच्चों सबसे पहली चीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होता है, तो हम इसका फॉर्मेट लिख रहे हैं और फिर ये नोट बताऊंगा क्या लिखा है। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स सेक्शन 48। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ लिखा कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सबसे पहले बच्चों ग्रोस सेल कंसिडरेशन, इसका मतलब ये होता है कि कितने में आपने उस एसेट को ट्रांसफर किया है, कोई भी खर्चा घटाने से पहले। उसके बाद हम लेस करते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। इसका मतलब क्या होता है, जब बच्चों हम प्रॉपर्टी बेचते हैं ना, तो जो रजिस्ट्री का खर्चा होता है, अगर वो हाउस प्रॉपर्टी है, वो तो बायर ने पे करना है, लेकिन जिसके थ्रू बिकवाई है, जो ब्रोकर है, ब्रोकरेज दोनों को देनी पड़ती है, सेलर को भी और बायर को भी। तो बायर के लिए तो वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी, लेकिन जो सेलर है उसको वो अपने ग्रोस सेल कंसिडरेशन में से लेस करेगा कि अगर मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपीज में बिकी है और 1 लाख रुपए प्रॉपर्टी डीलर ने कमीशन ले लिया है, जिसमें जनरली क्या आती है, ब्रोकरेज, तो मुझे तो 99 लाख रुपीस मिले हैं, डेट इज कोल्ड नेट सेल कंसिडरेशन। क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि जो इनकम टैक्स लगता है वो इनकम पे लगता है, रेवेन्यू पे नहीं। ये तो एक तरह की रेवेन्यू होगी जो आपकी ग्रोस कलेक्शन होगी। अब इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो बच्चों अभी आगे जाकर हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही पढ़ना है, सेक्शन 55। जस्ट इस टॉपिक के ओवर होते ही अगर हमसे वैसे रफली कोई पूछे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, तो मैं कहूंगा जितने में प्रॉपर्टी खरीदी है वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। अगर उसकी यूज से पहले आपको उसके रजिस्ट्रेशन पे खर्चा करना पड़ा है, तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट ही बनेगा। तो वो अभी हम डिटेल करेंगे सेक्शन 55 के अंदर कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कंप्यूट करते हैं। अब इसके बाद बच्चों हमें इसमें से लेस करना है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होता है ये डिस्कस करते हैं। ये भी बच्चों सेक्शन 55 में गिवन है। मैं पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, तो उसके खरीदने के लिए जो आपने पे किया है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपने 6 महीने प्रॉपर्टी को यूज किया, उसके बाद उसके ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर और किया। वो कैसे होता है बच्चों, जैसे हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था, 6 महीने हमने यूज की, उसके बाद हमने उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनवा दिया। तो जो फर्स्ट फ्लोर बनवाने पे कंस्ट्रक्शन पे खर्च हुआ है, दैट इज कवर्ड अंडर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप प्रॉपर्टी के ऊपर फर्दर कर रहे हो, एक बार यूज करने के बाद, यूज करने से पहले जो खर्चा हो रहा था वो कवर होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, और यूज होने के बाद जो खर्चा होगा कैपिटल नेचर का, दैट विल बी कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो इन दोनों को लेस कर देंगे। अगर नेट सेल कंसिडरेशन में तो रिजल्ट पॉजिटिव आया तो कैपिटल गेन, और नेगेटिव आया तो बच्चों कैपिटल लॉस, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस। और अगर लॉन्ग टर्म हो तो यहाँ जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लिखा है ना, यहाँ इंडेक्सेशन हो जाता है। तो एक बार करके दिखाता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सबसे पहले ग्रोस सेल कंसिडरेशन, इसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। जैसे मतलब कोई भी खर्चा जो सेल से रिलेटेड है, इसलिए उसको एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर बोलते हैं। ये लेस करने के बाद आ गया हमारा नेट सेल कंसिडरेशन।
अब इसमें से लेस करेंगे बच्चों इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इस इंडेक्सेशन के लिए हमें पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की अच्छे से समझ आनी जरूरी है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कंप्यूट होती है। एक बार के लिए ऐसे समझ लेते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के इंडेक्स का मतलब जितने में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू गवर्नमेंट ना सीआईआई देती है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इनकम टैक्स पर्पजेस के लिए। इसका मतलब होता है जो इन्फ्लेशन हुई है उसको कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट सीआईआई देती है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ दिस ईयर आप ट्रांसफर कर रहे हो ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर और नीचे सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। अब बच्चों मुझे एक छोटी सी बात बतानी, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ जुड़ी भी हुई है, इसलिए हम पहला पॉइंट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का साथ के साथ पढ़ लेंगे सेक्शन 55 के। वैसे में से सीधे में कोई पूछे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है तो मैं कहूंगा जितने में प्रॉपर्टी खरीदी है वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। इंडेक्सेशन का मतलब महंगाई के हिसाब से उसको इन्फ्लेट कर देना। कैसे? ऊपर सीआईआई लिखो जिस ईयर ट्रांसफर कर रहे हो ताकि ट्रांसफर ईयर की वैल्यू पर ले आए उसको कि अगर इन्फ्लेशन हुई है, अगर 100 वाली चीज आज 300 की हो गई है तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का 3 गुना कर दो। कैसे? ऊपर 300 नीचे 100, तो ऊपर सीआईआई लिखेंगे ईयर ऑफ ट्रांसफर और नीचे सीआईआई लिखेंगे ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि ये सीआईआई आएगा कहां से। ये गवर्नमेंट रिलीज करती है बच्चों, गवर्नमेंट हमें सीआईआई बताती है कि किस ईयर का क्या माना जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ना क्या किया हुआ है बच्चों, 2001-2 को बेस मान रखा है। उस ईयर का सीआईआई 100 है तो उसके बेसिस पर उन्होंने आगे दे रखा है। तो जैसे अगर हम 21-22 की बात करें तो इसका सीआईआई है 317। मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो चीज अगर एवरेज के हिसाब से चला जाए 2001-2 में 100 रुपए की थी तो एवरेज इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए आज उसकी कॉस्ट 317 रुपीज की है। तो मतलब 317 रुपए 100 वाली चीज हो गई। तो ऐसे करके जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, अगर हमने एसेट को 1-2 में ही खरीदा था तो ऊपर 317 नीचे 100। अगर हमने 1-2 की बजाय 2-3 में खरीदा होता तो 2-3 का सीआईआई है 105। हमें ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ ये दो याद रखने, बेस ईयर और इसके अलावा जिस ईयर ट्रांसफर हो रहा है। बीच वाला कोई ईयर हुआ तो क्वेश्चन में सीआईआई तो इनके भी देकर जाएगा, लेकिन हम ये याद रख लेते हैं 1-2 का जो हमारा बेस ईयर है और इसके अलावा जिस ईयर हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि अब आप ये बताओ अगर एसेट 1-2 से भी पहले खरीदी हो, अब गवर्नमेंट ने आपको इन्फ्लेशन का बेनिफिट दे दिया कि बीच में किसी ईयर खरीदी है 1-2 या उसके बाद, तो ऊपर सीआईआई ईयर ऑफ ट्रांसफर का आएगा, नीचे सीआईआई आएगा उस ईयर जब एक्वायर्ड की है। और मैं कहता हूं कि अगर मैंने एसेट तो 1990 और 91 में खरीदी थी और बेच अब रहा हूँ 21-22 में, तो अब बताओ तो 90-91 से 1-2 के बीच में भी तो इन्फ्लेशन बढ़ी है, लेकिन उन्होंने बेस ईयर क्या ले रखा है 100। तो गवर्नमेंट ने फिर सेक्शन 55 में कहा कि अगर एसेट 1/4/2001 से पहले परचेस हुई है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी जितने में वो खरीदी है या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा हो। और आपको पता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेते हैं फेयर मार्केट वैल्यू की जगह। तो एक बार पढ़ते हैं समझते हैं फिर वापसी आएंगे क्योंकि अभी इंप्रूवमेंट की कॉस्ट का भी इंडेक्सेशन करना है। तो ये बच्चों कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। पढ़ते हैं पहले लाइन में क्या लिखा है। It is the price which the assessee has paid or the amount which the assessee has incurred for acquisition of the asset. Expenses incurred for completing the title are a part of cost of acquisition. मतलब जब आप परचेज करते हो ना, जो रजिस्ट्री पे खर्चा होता है तो वो उसमें ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर एक्वायरिंग कैपिटल एसेट विल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, जब तक आप उसको यूज करना शुरू नहीं कर देते। तो आपने अगर लोन लिया था उसका जो इंटरेस्ट पे किया है, आप बना रहे हो प्रॉपर्टी को, तो जब तक वो तैयार नहीं हो जाती जो भी आपका खर्चा हो रहा है वो सब का सब बच्चों कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बनेगा। तो अब यहाँ पर हम पहले नॉर्मल एसेट की बात कर रहे हैं, स्पेशल की अभी बाद में बात करेंगे 2, 3, 4। तो पहले कैपिटल एसेट। मेरे से कोई पूछे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, मैं कहूंगा ऑब्वियस सी बात है जितने में एसेट खरीदी है तो ये चीज अप्लाई होगी अगर एसेट 1/4/2001 या उसके बाद खरीदी है। तो ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी
एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन पेड फॉर द एसेट। लेकिन अगर 1/4/2001 से पहले खरीदी है तो इन्फ्लेशन का बेनिफिट गवर्नमेंट कैसे दे, तो गवर्नमेंट ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ही अलग कर दिया। गवर्नमेंट कहती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। क्वेश्चन में एफएमवी उस केस में देकर जाएगा जब एसेट खरीदी होगी 1/4/2001 से पहले, और एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन पेड फॉर द एसेट एट द ऑप्शन ऑफ द असेसी। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया। बच्चों मान लो हमने 1999 2000 में एसेट को खरीदा और एसेट की वैल्यू बढ़ने की बजाय घटी थी 2001-2। तो गवर्नमेंट कह रही है हम आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आपके एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन से कम नहीं मान रहे, आपकी फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे 1/4/2001 की या फिर जितने रुपए में आपने खरीदी है, दोनों में से जो ज्यादा हो एट द ऑप्शन ऑफ द असेसी। तो असेसी तो अपना वही ऑप्शन लेगा जिसमें कॉस्ट ज्यादा हो ताकि कैपिटल गेन कम बने। तो यहाँ तो सिर्फ कंप्यूटेशन हो रही है टैक्स के पर्पज से और वो क्लियर कर रहा है। हाउएवर इन केस ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, fair market value of such asset on 1/4/2001 shall not exceed stamp duty value wherever available of such asset as on 1/4/2001। अगर मान लो उस प्रॉपर्टी की वहां पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ही नहीं तो फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, नहीं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या कंसीडर होती है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो फेयर मार्केट वैल्यू इससे ज्यादा नहीं कंसीडर होगी। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही क्या मान लिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो एक बार बच्चों रिटर्न चलता हूं, ये फाइनेंशियल एसेट इसका हम बाद में पढ़ेंगे। कुछ चीजें मैं बताकर पहले क्वेश्चन कराना चाहूंगा, अभी आप पहले ये समझो। तो यहाँ पर ग्रोस सेल कंसिडरेशन, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, नेट सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस हुआ, नोट अभी पढ़ते हैं बच्चों। और लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोस सेल कंसिडरेशन, एक्सपेंसेस ऑन सेल घटाएंगे, नेट सेल कंसिडरेशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो उसमें कैसे इंडेक्सेशन आएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू सीआईआई फॉर द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर्ड और सीआईआई फॉर द ईयर इन विच एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय असेसी। और अगर 1/4/2001 से पहले ली होगी तो 2001-2 का सीआईआई विच एवरेज लेटर, मतलब आपने 1-2 के बाद खरीदी तो जिस ईयर खरीदी है उसका सीआईआई, और अगर 1-2 से पहले खरीदी है तो उसका सीआईआई तो है नहीं तो 1-2 का लेंगे। लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी उस केस में, 1/4/2001 से पहले खरीदी होगी तो आप कहोगे जितने में परचेज की है या जो फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को दी, दोनों में से जो ज्यादा है उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लेस करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन हो रहा है वैसे ही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का इंडेक्सेशन होता है। हम यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ऊपर सीआईआई ट्रांसफर वाले ईयर का और नीचे जिस ईयर इंप्रूवमेंट कराई थी, सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस ईयर ट्रांसफर किया है उसका सीआईआई और नीचे सीआईआई ऑफ द ईयर इन विच इंप्रूवमेंट टुक प्लेस। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस आएगा। अभी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को डिटेल करेंगे, मैं बिल्कुल पहले कुछ भी नहीं बताना चाहता, साथ साथ चलेंगे और समझ लेंगे। लॉस आया तो माइनस का हो जाएगा। अब बच्चों मुझे ये बताना है कि जो डेप्रिशिएबल एसेट होती है इनके ऊपर ईयरली डेप्रिसिएशन अलाउड होता है, तो गवर्नमेंट कहती है उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उस केस में हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। अलग से सेक्शन बना हुआ है बच्चों, सेक्शन 50। हमने जब पीजीबीपी का चैप्टर पढ़ा तो वहां यूं पढ़ा कि कैपिटल गेन या लॉस तभी आएगा जब पूरा ब्लॉक ट्रांसफर हो जाएगा या पार्ट ऑफ द ब्लॉक का सेल कंसिडरेशन पूरे ब्लॉक की डब्ल्यूडीपी से ज्यादा होगा। और वो कैपिटल गेन कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म। तो ये नोट लिखा है इन्होंने, इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स there will be no indexation and capital gain will always be short term capital gain। चाहे डेप्रिशिएबल एसेट 5 साल 7 साल 10 साल पहले एक्वायर्ड की थी, क्योंकि उसकी टाइम के हिसाब से वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। और गवर्नमेंट कहती है हम इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। कैसे दें, किस ईयर को कंसीडर करें, तो गवर्नमेंट ने सीधा क्लियर कहा कि इसके ऊपर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस ही आएगा। और इसके जस्ट आगे बच्चों कुछ नोट हैं, समझना चाहेंगे क्या क्या लिखा है। फर्स्ट बच्चों पहले ना एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है। मान लो एक पर्सन के फादर ने एसेट परचेज की आज से 20 साल पहले और उसके फादर ने सन को कर दी गिफ्ट प्रीवियस ईयर में।
2 महीने बाद ही सर ने सेल कर दी। तो हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन में पढ़ा कि फादर वाला पीरियड इंक्लूड होगा। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि क्या वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या शॉर्ट टर्म, मैं कहूंगा अगर वो प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी है तो 2 साल से ऊपर हो गए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। आपने कहा चलो ठीक है। अब इंडेक्सेशन होना है, ऊपर सीआईआई जिस ईयर ट्रांसफर किया है, नीचे लैंग्वेज में लिखा है सीआईआई ऑफ द ईयर इन विच एसेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी। एसएससी वो जिसकी आप कंप्यूटेशन कर रहे हो, टैक्स पेयर, तो उसके पास तो 2 महीने पहले ही आई थी, उसके फादर ने 20 साल पहले खरीद रखी थी। तो क्वेश्चन आता है कि क्या फिर सीआईआई इसी ईयर का लेंगे जब उसके नाम पर हुई थी? तो यहाँ पर 2 केसेस की जजमेंट है। हालांकि उससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो यही कहता था कि जब ट्रांसफर होकर एसएससी के पास आएगी तो उसका लेंगे, लेकिन ये तो गलत है। आप कह रहे हो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट 2 महीने में वो बेच रहा है, इंडेक्सेशन करती बार आप इसी ईयर का सीआईआई नीचे लिखेंगे, इसी का ऊपर होगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो जजमेंट आई 2, एक बॉम्बे हाई कोर्ट की, एक दिल्ली हाई कोर्ट की, और दोनों ने एक जैसी बात कही। क्या? द बॉम्बे हाई कोर्ट इन केस ऑफ सीआईटी वर्सेस मंजुला जे शाह 2012 बॉम्बे held that the term held by assessee should be interpreted to include period during which property was held by previous owner। ये जो फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी है ना, इसमें वो कहते हैं पुराना पीरियड भी इंक्लूड होगा। कहने का मतलब सीआईआई नीचे कौन सा आएगा? जिस ईयर में फादर ने एक्वायर्ड की। इसी तरह का सिमिलर जजमेंट कहाँ आई? दिल्ली हाई कोर्ट ने दी बच्चों, वाज गिवन इन केस ऑफ सीआईटी वर्सेस अरुण शुंगलू ट्रस्ट 2012 सेम ईयर में दिल्ली हाई कोर्ट। तो आपको यही अप्लाई करनी है, लेकिन नीचे आप रेफरेंस देंगे केस लॉ का, एज पर बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट इन केस ऑफ सीआईटी वर्सेस मंजुला जे शाह एंड दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट इन केस ऑफ सीआईटी वर्सेस अरुण शुंगलू ट्रस्ट। अब बच्चों कुछ नोट ऐसे हैं जो आगे से रिलेटेड हैं, एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं क्योंकि हम थ्योरी को लगातार पढ़ रहे हैं, बाद में हम इसको डिटेल भी कर लेंगे, अभी एक बार के लिए। सेकंड है, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विल हाउएवर नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स और डिवेंचर। एक्चुअल में बच्चों गवर्नमेंट इनमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट कैसे दी? एक कंपनी ने 15 साल वाले डिवेंचर इशू किए, 100 रुपए का डिवेंचर है, ईयरली कंपनी 12% इंटरेस्ट देगी, अच्छा खासा इंटरेस्ट दे रही है, तो 15 साल बाद 100 रुपए में ही रिडीम होने, तो मतलब जिसने 100 में खरीदे हैं उसको बाद में वही 100 वापसी मिलने हैं, और गवर्नमेंट इंडेक्सेशन करने दे 100 को, तो हर किसी का तो कैपिटल लॉस आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा बॉन्ड और डिवेंचर के केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ के केस में रखा, अदर देन कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय आरबीआई, तो इनके केसेस में गवर्नमेंट ने बेनिफिट रखा। और इससे नेक्स्ट है बच्चों, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विल आल्सो नॉट बी अवेलेबल इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है डेप्रिशिएबल एसेट पे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 112 में। बच्चों अभी जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पढ़ेंगे ना, ये लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के केस में होता है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड के केस में होता है, जब आप उसको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचते हो, एसटीटी पे करते हो, तो गवर्नमेंट पहले नंबर पे एसटीटी पेड की डिडक्शन नहीं देती, दूसरे नंबर पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक एग्जाम्प्ट करती है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है एलटीसीजी निकालती बार आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म है लेकिन नहीं मिलेगा इंडेक्सेशन का बेनिफिट, तो जब वो पढ़ेंगे और अच्छे से आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट बच्चों, ये हमने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के चैप्टर में पढ़ लिया था, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं करने दिया जाता, मतलब अलाउड नहीं होता। तो ये लिखा है, इफ एनी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस arises that can be written off from long term capital gain, but long term capital loss cannot be written off from short term capital gain। आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों में से सेट ऑफ हो सकता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता। और लास्ट है बच्चों, डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड विल नॉट बी अलाउड, मतलब अगर आपके लिए वो शेयर्स, वो लिस्टेड शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड कैपिटल एसेट है, आपको उसके ऊपर कैपिटल गेन या लॉस हो रहा है, तो जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपने पे किया है परचेस और सेल के टाइम पे, वो कंसीडर्ड ही नहीं होता, ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बनता है परचेस के टाइम पे, और ना ही सेल के टाइम पे उसको एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर मानकर लेस करने दिए जाता है।
आपने सीधा याद रखना है विल नॉट बी अलाउड। और ये बच्चों CII है, टेबल वैसे ही लिख रखी है, हमें कोई याद नहीं रखने। 2001-2 को अगर मैं 100 मानूं तो 2021-22 का कितना है 370। एक बार बच्चों क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे थ्योरी इसके साथ साथ प्रोसीड करेंगे। पहले काफी सारे हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन 1, जी परचेज्ड ए पीस ऑफ लैंड on 4th January 1998 for 2,50,000. This land was sold by him on 2nd September 2022 for 14 lakh. The market value of land as on 1st for 2001 was 3 lakh. अब अगर हम देखें तो 1/4/2001 से पहले लैंड परचेज किया है, इसलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी जितने में परचेज किया है, या फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001, दोनों में से जो भी ज्यादा हो, क्योंकि एट द ऑप्शन ऑफ असेसी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये हो गई COA, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और ये लैंड इसने आप बेचा है 14 लाख का 22-23 में। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर वर 2% ऑफ सेल कंसिडरेशन। कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। CII फॉर द फाइनेंशियल ईयर, यहाँ बच्चों 1-2 आएगा क्योंकि 1/4/2001 से पहले खरीद रखे और 22-23 इस 1-2 का है हमारा 100 एंड 331 रिस्पेक्टिवली। तो एक बार अटेम्प्ट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। फर्स्ट वन बच्चों ग्रोस सेल कंसीडरेशन 14 लाख लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर जो कि 2% ऑफ सेल कंसीडरेशन, 2% ऑफ 14 लाख 28,000 हमने इसमें से लेस कर 13,72,000 नेट सेल कंसीडरेशन। इसके बाद बच्चों लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नोट बनेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, क्योंकि प्रॉपर्टी 1/4/2001 से पहले एक्वायर्ड कर रखी है, तो ये 3 लाख, क्योंकि दोनों में से ज्यादा। ऊपर CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर और नीचे CII 1/4/2001 का 100। ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9,93,000, इसमें से हमने लेस किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 3,79,000। यही है बच्चों आंसर। एक बार हम नोट बना लेते हैं कि हमारा 3 लाख कैसे आया। हम लिखेंगे सिंस द एसेट वाज एक्वायर्ड बिफोर 1st for 2001, so the cost of acquisition will be actual purchase consideration or fair market value as on 1st for 2001, whichever is higher। क्योंकि उसकी ऑप्शन पे होती है तो वो तो ज्यादा वाली लेगा। तो अगर हम देखें इस अकॉर्डिंग तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा तो बच्चों 3 लाख है। अगर 1/4/2001 की बात खरीदी हो तो फिर जितने की परचेज की है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट वुड बी द आंसर इफ लैंड वाज परचेज बाय जी ऑन 1st for 2009 फॉर 4,50,000। मान लो ये 1/4/2009 में इसने खरीदा होता, 1998 में नहीं, मतलब 1/4/2001 के बाद 450, तो एक तो पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यही होगी उस केस में। CII फॉर द फाइनेंशियल ईयर 9-10 148, और जो हमारा 22-23 है वो तो ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ रेफरेंस है 331। तो एक बार बच्चों अटेम्प्ट करते हैं उस केस में कैसे होगा। बाकी तो सारा क्वेश्चन सेम है, बस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 450 हो जाएगी, ऊपर CII 331 और नीचे 9-10 का CII आएगा जब इसने एक्वायर्ड की थी। क्वेश्चन सेकंड, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ग्रोस सेल कंसिडरेशन, क्योंकि बाकी सब सेम 14 लाख लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर
2% ऑफ 14 लाख, 28,000 लेस कर, 13,72,000, दैट इज नेट सेल कंसिडरेशन। इसमें से लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये हमने परचेज की है फर्स्ट फॉर 2009 को 4,50,000, ऊपर CII बच्चों 22-23 का 331 और नीचे 9-10 का 148। ये बच्चों मैंने किया 10,06,419। ये हमारा LTCG 3,65,581। यही आंसर है बच्चों। किसके साथ नोट लिख देंगे बच्चों की एसेट 1/4/2001 के बाद खरीदी थी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी एक्चुअल परचेज कंसीडरेशन, जो कि 450 है। सिंस द एसेट was purchased after first for 2001, so the cost of acquisition is actual purchase consideration, that is rupees 4,50,000. Question third, X acquired the property in the previous year 2-3 for 5 lakh and paid 18,000 as registration charge। जब बच्चों आप प्रॉपर्टी खरीदते हो और जो रजिस्ट्री होती है उसी के अंदर कॉस्ट ऐड होगी, मतलब कुल मिलाकर 5,18,000 की प्रॉपर्टी है और 2-3 में आपने खरीद दी है। X died on 15 September 2014 and property was transferred to his son Y through inheritance। तो हमने अभी पढ़ा है कि जो प्रीवियस ओनर के लिए कॉस्ट है वही नए के लिए होगी, क्योंकि उसको इनहेरिटेंस का मतलब उत्तराधिकारी के तौर पर फादर वाली प्रॉपर्टी उसके हिस्से में आ गई। द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, इस डेट को मार्केट वैल्यू क्या थी, ये कंसिडर्ड नहीं होगी, क्या लेना देना, इसने खरीदी थोड़ा है फादर से। अभी ये कहते हैं वाई सोल्ड दिस प्रॉपर्टी, इसने 22-23 में इस प्रॉपर्टी को 20 लाख रुपए में बेचा, तो ये है सेल कंसिडरेशन। कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, CII आपको 2-3 का बता रहा है 105, इसकी जरूरत नहीं है, 14-15 का जान कर देता है, और 22-23 का 331 रिस्पेक्टिवली। मतलब एक तरह से जो फादर के लिए कॉस्ट थी वही सन के लिए कॉस्ट होगी, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी वहीं से मिलेगा 2-3 से लेकर 22-23। एक बार करते हैं बच्चों अटेम्प्ट। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। सबसे पहले ग्रोस सेल कंसिडरेशन 20 लाख। अब इसमें से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर आप कहोगे नहीं है, तो यही नेट सेल कंसिडरेशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसके फादर ने 1/4/2001 के बाद खरीद रखी है, फादर वाली ही कॉस्ट आनी है, तो जितने रुपए परचेज कंसिडरेशन है 5,18,000। अभी नोट लिख देंगे, ऊपर CII 22-23 331 और नीचे जब इसके फादर ने एक्वायर्ड की थी 105। ये बच्चों मैंने सोल्व किया 16,32,933, इसमें से लेस कर देंगे, ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3,67,067। अब एक बार नोट लिखेंगे, since the asset was acquired by Y through inheritance, so its cost of acquisition for Y will be actual purchase consideration of asset paid by X प्रीवियस ओनर। इसके लिए कॉस्ट वही होगी जो प्रीवियस ओनर के लिए परचेज कंसिडरेशन था। क्वेश्चन 4, X acquired a land in 1997-98
for 2 lakh and gifted it to his major son Y on 1st 6 2000। तो X ने एक्वायर्ड 1/4/2001 से पहले किया, अपने सन को गिफ्ट कर दिया 1/6/2000 को, जब मर्जी गिफ्ट किया हो, ये डेट रेलेवेंट नहीं है। व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड, इसलिए इस मार्केट वैल्यू का भी कुछ नहीं करना। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट लैंड एज ऑन 1st 4 2001 वाज 3 लाख, ये रेलेवेंट है क्योंकि एसेट 1/4/2001 से पहले खरीदी हुई। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी जितने में परचेज की है या फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो ज्यादा, वो 3 लाख। अब वाई जिसको गिफ्ट मिला है, सोल्ड द लैंड ऑन 5 सितंबर 2022 फॉर 15 लाख। तो वाई जिसको ये गिफ्ट मिल रही है प्रॉपर्टी, उसने इसको बेच दिया 22-23 में 15 लाख। कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 एज्यूमिंग दैट द एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर वर 1 लाख। तो पहले एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर लेस होंगे और फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्स करके लेस करेंगे। क्योंकि एसेट 1/4/2001 से पहले एक्स ने खरीद रखी है, तो CII नीचे 100 आएगा, 1/4/2001 वाला। CII फॉर द फाइनेंशियल ईयर 12 and 22-23 इज 100 and 331 रिस्पेक्टिवली। फिर पूछता है व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन इफ लैंड वाज गिफ्टेड बाय एक्स टू हिज सन। उसने मान लो 1/6/2000 की बजाय 15/5/2018 को अपने सन को गिफ्ट किया होता और बाकी सब सिचुएशन सेम होती, तो आंसर पे कोई फर्क थोड़ा आना है, क्योंकि हमें तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट देनी है। उसने तो 1997-98 में खरीदा है, तो उसमें तो कोई चेंज कर नहीं रहा, तो सारा कुछ सेम होगा। तो हम कहेंगे नो, आवर आंसर विल नॉट बी चेंज, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। तो एक बार बच्चों करते हैं अटेम्प्ट। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। सबसे पहले बच्चों ग्रोस सेल कंसिडरेशन 15 लाख लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 1 लाख। अब हमने 15 लाख में से इसको लेस किया, ये नेट सेल कंसिडरेशन आ गया 14 लाख। अब इसके बाद इसमें से हम लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि इसके फादर ने ये प्रॉपर्टी 1997-98 में खरीदी थी, मतलब 1/4/2001 से पहले। तो कॉस्ट होगी 2 लाख और 3 लाख दोनों में से ज्यादा, मतलब 1/4/2001 को जो फेयर मार्केट वैल्यू है, डेट विल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ऊपर CII 22-23, नीचे 1st 4 2001 मतलब 1/2 का 100, तो ये बच्चों 993, ये बच्चों 4,07,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लिखेंगे सेकेंड आंसर, इफ द लैंड वाज गिफ्टेड बाय एक्स टू हिज सन वाई ऑन 15th May 2018, then our answer shall not be changed, वो चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन 5 बच्चों, अभी जब हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट डिटेल करेंगे, क्योंकि अभी हमने जहां तक थ्योरी पढ़ी है उसमें कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को डिटेल नहीं किया, बस इतना समझा है कि इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार एसेट यूज करने के बाद जब फ्यूचर में किया जाता है, तो डेट इज नॉट कवर्ड अंडर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, डेट इज कवर्ड अंडर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि मान लो कोई एसेट फादर ने खरीदी 1991 में, एक बार मान लेता हूँ 3 लाख। 1995-96 में उसने इम्प्रूवमेंट पे खर्च किए 2 लाख। 1/4/2001 को जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी वो 10 लाख रुपीज, और बाद में सन को ट्रांसफर की, सन ने सेल कर दी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, वो कहेगा जितने में खरीदी थी या फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो ज्यादा। तो 10 लाख, क्या इस 10 लाख में 2 लाख इंक्लूड है? ऑब्वियस सी बात है, 1/4/2001 को वो प्रॉपर्टी जिस शेप में थी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू की बात हो रही है, तो उसमें 2 लाख तो इंक्लूड है। तो अगर इम्प्रूवमेंट पे खर्च 1/4/2001 से पहले होगा तो उसका कुछ भी नहीं करेंगे, वो लेस नहीं होगा। अगर इम्प्रूवमेंट पे खर्च 1st 4 2001 के बाद होगा
तो उसका इंडेक्सेशन करके लेस कर देंगे अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हुई, और अगर शॉर्ट टर्म हुई तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को लेस कर देंगे। और लास्ट वन बच्चों आपने ये याद रखना है कि जब हम इंडेक्सेशन करेंगे इंप्रूवमेंट का, ऊपर लिखेंगे CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर और नीचे लिखेंगे CII जिस ईयर आपने इंप्रूवमेंट कराई है। जैसे इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ही परचेज्ड ए हाउस ऑन 28/6/2010 फॉर 1,10,000 एंड पेड 10,000 फॉर गेटिंग द प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन हिज नेम। तो एक तरह से हाउस टोटल हो गया बच्चों 1,20,000 का। ऑन 15 जून 2011 ही स्पेंट 80,000 ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ द हाउस। और इम्प्रूवमेंट भी आ गई अब इस क्वेश्चन में। कह रहा है द हाउस वॉज सोल्ड ऑन 21/10/2022 फॉर 15 लाख। पहले यहीं तक समझते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है एक 20, एक 10 की खरीदी थी, 10,000 रजिस्ट्री पे खर्चा हुआ तो एक 20, 10-11 और 11-12 में 80,000 उसकी इंप्रूवमेंट पे खर्च कर दी। और 22-23 में इस प्रॉपर्टी को बेचा 15 लाख। कमीशन ऑफ 15,000 वाज पेड ऑन सेल ऑफ द हाउस। और कमीशन पे किया है 15,000, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। आगे कहता है कंप्यूट द कैपिटल गेन। CII आपको फाइनेंशियल ईयर 10-11, 11-12 और 22-23 के दे रखे हैं 167, 184, 331 रिस्पेक्टफुली। एक बार करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। सबसे पहले ग्रोस सेल कंसिडरेशन 15 लाख लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 15,000, लेस किया 14,85,000 नेट सेल कंसिडरेशन। अब इसके बाद हम लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि इस क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट भी है, क्योंकि एसेट 1/4/2001 के बाद खरीदी हुई है, इसलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन जो कि 1,20,000 है। ऊपर CII 22-23 का 331, नीचे जिस ईयर एक्वायर्ड की है 10-11 का बच्चों 167। सिमिलरली इसमें से लेस होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट पे बच्चों अमाउंट खर्च किया है 80,000 11-12 में। ऊपर 331, नीचे 11-12 का 184। ये दोनों लेस कर देंगे। पहले वाला आ गया 2,37,844। दूसरे वाला आ गया बच्चों 1,43,913। हमने ये दोनों इसमें से लेस कर दिए, तो ये हमारा LTCG आ गया 11,03,243। यही आंसर है बच्चों। क्वेश्चन 6, आर एक्वायर्ड ए रेजिडेंशियल हाउस ऑन 1 सितंबर 1998। मतलब 1/4/2001 से पहले फॉर 1 लाख। He spent 25,000 on 1/7/2000 for the improvement of this house property। हमें याद रखना है बच्चों, इंप्रूवमेंट पे पैसे अगर 1/4/2001 से पहले खर्च होते हैं तो इग्नोर होंगे। क्यों इग्नोर होंगे? क्योंकि हम फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करते हैं 1/4/2001 की। उस सिचुएशन में जो प्रॉपर्टी थी तो उसमें ये अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूड होता है, तो इसलिए ये फर्दर दोबारा से लेस नहीं होता। इन द सेंस 1 लाख रुपए की ये प्रॉपर्टी थी, 25,000 इंप्रूवमेंट पे खर्च किए। एक बार देखते हैं 1/4/2001 को इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख। तो जब हम 3 लाख ले रहे हैं तो समझो उस प्रॉपर्टी पे पहले जो इंप्रूवमेंट पे पैसा खर्च हुआ है वो इंक्लूड है, तो हमें फर्दर लेस नहीं करना। लेकिन जो इंप्रूवमेंट 1/4/2001 के बाद हुई है वो लेस होगी। If further amount of 50,000 was spent by him on 15 November 2005 on improvement of the house, R gifted the said property to his son B on 12/10/2014. B also spent the following amounts on improvement of the house। तो ये 21-22 में इंप्रूवमेंट पे खर्च किए हैं और ये 22-23 में। तो जब इंडेक्सेशन होता है ना लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के केस में, तो इस 50,000 का भी होगा 2005 के बेसिस पर। इसको गिफ्ट जो मिली है प्रॉपर्टी, मतलब बी को अपने फादर से, तो ये कोई रेलेवेंट नहीं है कि किस डेट को गिफ्ट हुई है। उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी?
अब जो सन है जो बेच रहा है बाद में प्रॉपर्टी पे, उसने इंप्रूवमेंट पे खर्च किए 21, 22, 22, 23, इनका इंडेक्स होगा। आप कहोगे 22, 23 वाले का कैसे होगा? ऊपर सीआईआई भी 22, 23 और नीचे सीआईआई भी 22, 23, तो ऑटोमेटिकली वो कट कर वही अमाउंट रह जाएगा। वो कट कर वही अमाउंट रह जाएगा। बी सोल्ड द अबू हाउस ऑन 30th November 2022 फॉर ए सम ऑफ 18 लाख। ये सेल कंसिडरेशन है। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर वर 2% ऑफ द सेल कंसिडरेशन। 18 लाख का 2% करके इसमें से लेस कर देंगे तो नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 assuming fair market value of the house as on 1st for 2001 to be 3 lakh. CII for the financial year 12, 56, 14, 15, 14, 15 क्या हमें नहीं है जरूरत। 21, 22, 22, 23, 100, 117, 240, 317, 331 इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि इस टाइम पे इसके फादर से मिली थी तो इस डेट का कोई रेलेवेंट नहीं होता। तो अब एक बार करते हैं बच्चों अटेम्प्ट कैसे होगा। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स ग्रॉस सेल कंसिडरेशन 18 lakh less expenses on transfer 2% 36,000 17,64,000 net sale consideration less indexed cost of acquisition। क्योंकि प्रॉपर्टी हम नोट लिख लेंगे नीचे, आप अपने आप लिखना, मैं इसमें लिखूंगा नहीं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये प्रॉपर्टी 1/4/2001 से पहले परचेज की है, इसलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1st for 2001 विच एवर इज हायर। तो ये 3 लाख की ज्यादा है। ऊपर सीआईआई 22-23 का, नीचे 1-2 का। ये बच्चों हम करेंगे तो ये 9,93,000। इसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इसमें 3 बार इंप्रूवमेंट पे खर्च किए हैं, किए तो 4 बार है। जो 1/4/2001 से पहले हैं वो इग्नोर होंगे। पहले 2005-06 में 50,000 रुपए। ऊपर सीआईआई हमारा 22-23 331 और नीचे जो सीआईआई है वो हमारा 5-6 का 117। इसके बाद अगेन 21-22 में 60,000, ऊपर सीआईआई 331, नीचे 21-22 का 317 और लास्ट बच्चों 22-23 40,000, ऊपर भी 331 नीचे भी 331। अब हमने इसको कंप्यूट किया। पहला है बच्चों 1,41,453, दूसरा है बच्चों 62,650 और तीसरा 40,000। अब ये सारा हमने लेस कर दिया तो हमारा आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5,26,897। तो आज बच्चों यहीं तक करेंगे। बाय बच्चों।